नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 155. क्या बोलता है? गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल किसका दूसरा नाम है? मैंने बताया था आप लोगों को. गैल्वेनिक सेल इज द अदर नेम फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल. ऑफ कोर्स इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो नाम कौन से थे? गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टाइक सेल. ये दोनों नाम बताए थे मैंने. और उसके अंदर क्या होता है? ऑफ कोर्स वन सेल हैज टू हाफ सेल्स. बरोबर, दो हाफ सेल से बनता है. यानी कि आंसर क्या होगा? बोलो 155 का. कौन से दो हाफ सेल होते हैं? एनोड और कैथोड. ऑफ कोर्स, सो एनोड एंड कैथोड आर बोथ काउंटेड एज. दो इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, दो हाफ सेल बोल सकते हो बेसिकली. ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हो. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट रेडॉक्स रिएक्शंस इन अ सेल. रेडॉक्स रिएक्शन होता है सेल के अंदर. ऑफ कोर्स तो हमको मालूम ही है भाई, कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया डिटेल. लेकिन इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी आपको, फॉल्स स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना. ध्यान से देखो, पढ़ो उसको, 30 सेकंड्स लो, पढ़ो क्वेश्चन को. रेडॉक्स साइमल्टेनियस होता है कि नहीं होता है? चौथा ऑप्शन क्या है भाई? चौथा ऑप्शन है यस. रेडॉक्स डू नॉट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली. ये तो गलत बात है ना. दे डू टेक प्लेस साइमल्टेनियसली. करेक्ट. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 160. बाकी सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है. ऑफ कोर्स they take place simultaneously on the same electrode or different electrodes. बच्चों, कैथोड पे रिडक्शन और एनोड पे ऑक्सीडेशन. अगर ये बेसिक मिस्टेक आप अभी भी कर रहे हो तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला. एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, ये तो है ना, मतलब पता ही होना चाहिए. ठीक है ना. चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोलता है. 164 बताओ. डैनियल सेल इंपॉर्टेंट है. डैनियल सेल यस, आपके थियरी सिलेबस में इस साल डैनियल सेल के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था. काफी सारा वो रिड्यूस में निकाल देते हैं वो, बट सीईटी लेवल पे डैनियल सेल काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है. क्या है डैनियल सेल? मैंने बताया आप लोगों को. पहले ये बताना कि डैनियल सेल एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है. किसका एग्जाम्पल है डैनियल सेल? डैनियल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक है या इलेक्ट्रोकेमिकल है? बताइए. तो ऑफ कोर्स वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है. मतलब वोल्टाइक सेल बोल सकता हूं, मतलब ऑप्शन ए और बी में से बोल सकता हूं. बोलो हाँ या ना. डैनियल इज द एग्जांपल ऑफ वोल्टाइक सेल ओनली ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. और किससे बना होता है? दो इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं? जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड. ठीक है, ये बोलना नहीं. डैनियल सेल में क्या होते हैं? जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर. ये क्लासिक सेल है, क्लासिक सेल है ये. ठीक है, और ये रिवर्सिबल वोल्टाइक सेल में आता है. किस में आता है? ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए स्टार मार्क कर दिया मैंने. इसमें ये कि याद कर लेना कि डैनियल सेल जो है वो किस में आता है बच्चों? वो आता है रिवर्सिबल वोल्टाइक सेल में. यानी कि आपका जो जिंक का एनोड है वो यूज अप हो जाएगा और कॉपर डिपॉजिट होगा. लेकिन अगर आप उसको ओवरलोड कर दोगे वोल्टेज को तो उल्टा भी हो जाएगा. तो यानी कि आंसर क्या आएगा? बॉम्बे, दैट इज बी, रिवर्सिबल वोल्टाइक सेल. है ना. लेबोरेटरी में आप सबने देखा जरूर होगा डैनियल सेल को वैसे. ओके, देन यू हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर गैल्वेनिक सेल रिटन इन अब्रीविएटेड फॉर्म. व्हेन यू से अब्रीविएटेड फॉर्म, व्हाट डू आई कॉल इट? आई कॉल इट द सेल नोटेशन. यस, क्या ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है. सेल नोटेशन में एनोड कौन सी साइड लिखा जाता है? याद कराना. मैंने बताया एनोड को कौन सी साइड लिखते हैं, लेफ्ट की राइट. हिंट दिया था, लोन. लोन करके एक ट्रिक भी बताई थी, एक ट्रिक बताई थी लोन. यस, क्या बोला था इसमें मैंने? लेफ्ट साइड पे एनोड लिखा जाता है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, जिसको एनोड कहते हैं, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है. किसमें? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में. तो अब आंसर बता दो, क्या बोलता है वो? Which of the following statements is correct for galvanic cell? Galvanic मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल. हाँ, तो उसमें लेफ्ट वाला कैथोड है, ऐसा सही है क्या? नहीं. राइट वाला एनोड है, ये सही है क्या? नहीं. लेफ्ट इज पॉजिटिव, क्या दिख रहा है आपको यहां पर? लेफ्ट इज बरोबर. तो राइट इज पॉजिटिव, ये करेक्ट है. ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट हुआ? ऑप्शन डी इज योर करेक्ट स्टेटमेंट. समझ में आया क्या? यस, ये याद रखना. अगेन मैं आपको फिर से बता रहा हूं,
कैथोड एनोड को नेगेटिव पॉजिटिव से याद करने की कोशिश मत करना, उसको आप ऑक्सीडेशन या रिडक्शन से याद करना। और लोन, ये जो ट्रिक आपको बताई है, इससे आप गैल्वेनिक सेल के लिए याद कर लेना कि जो एनोड है वो आपका नेगेटिव होता है। इस ट्रिक से याद कर लेना तो आंसर इजी हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। समझ में आया क्या? नेक्स्ट सवाल कौन सा है आपका? 165 था ना, ये 170। चलो बताओ, देखें 170। ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ डैनियल सेल, मैंने क्या बोला डैनियल सेल में? बताओ पहले, क्या दो चीजें होती हैं? कॉपर और जिंक, है ना? ये दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, राइट? क्वेश्चन आप सब लोग को दिख रहा है, होप सो क्लियरली। क्या बोलता है डैनियल सेल में? विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस? तो भाई ये बताना पहले कि डैनियल सेल में जिंक और कॉपर में से एनोड कौन और कैथोड कौन, ये बताओ। डैनियल सेल में एनोड कौन और कैथोड कौन? अब मैंने तो आपको हिंट दे दिया, मैंने जिंक को लेफ्ट पे लिखा है, कॉपर को राइट पे लिखा है, तो आप समझ गए। बट आपको एक लॉजिकल, एक बहुत ही सिंपल चीज बता देता हूं, ये आगे भी आपको जिंदगी में काम आएगी। जब आप आगे इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ोगे, ठीक है, तब काम आएगी। याद रखना, जो आपका ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, कौन सा? जो मोर रिएक्टिव मेटल है या जिसकी टेंडेंसी ज्यादा ऑक्सीडाइज हो जाने की है, वो हमेशा आपका क्या बनेगा बच्चों? वो एनोड बनेगा। समझे? अब मुझे बताओ, जिंक और कॉपर में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? आपको पता है, ऑफ कोर्स जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, ज्यादा आसानी से रिएक्ट करता है। ये बात तो पता है ना आपको? तो ऑटोमेटिकली आपकी दिमाग की बत्ती जलेगी कि हाँ, जिंक एनोड बनने वाला है। अच्छा, जो एनोड बनेगा वो ऑक्सीडाइज होगा, ये बात भी सही है, ये मैंने डिफाइन कर दिया। बोलो हाँ या ना? यस। तो एनोड का रिएक्शन और कैथोड का रिएक्शन भी आप जज कर सकते हो क्या? मुझे बोलना हाँ या ना। जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज मतलब लूज करेगा इलेक्ट्रॉन या गेन करेगा? ऑफ कोर्स लूज करेगा। तो एनोड पे ये हुआ, बोलो यस और नो। और कैथोड पे क्या होगा गधे बच्चों? बोलो कॉपर के आयॉन्स इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेंगे और कॉपर बन जाएगा। यस। अब ये दोनों रिएक्शन जो मैंने आपके लिए लिख दिए, इनको ऑब्जर्व करिए और मुझे बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। बताओ, चलो फटाफट। जिंक का रॉड धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, यूज अप हो जाएगा, क्या ये बात सही है? बोलो हाँ या ना। ये जो है, क्योंकि ये भाई एक्वस सॉल्यूशन में जा रहा है ना, सॉलिड जो था वो गल के एक्वस सॉल्यूशन में चला गया, क्या ये बात सही है? मैंने आपको एक स्पून और स्टील का एग्जांपल भी, सिल्वर और स्टील स्पून का एग्जांपल भी दिया था, ड्रॉ करके पढ़ाया था पिछले सेशन में। यस। तो आंसर क्या आएगा? बोलो 170 का। ऑफ कोर्स बॉम्बे, दैट इज साइज ऑफ द जिंक रॉड इज रिड्यूस्ड एंड ब्लू कलर ऑफ द CuSO4 बिकम्स फेंट। क्यों? क्योंकि भाई कॉपर के आयॉन्स का लॉस हो रहा है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर के आयॉन्स गायब और जिंक के रॉड में से जिंक गायब, तो इसलिए आंसर क्या आएगा? बॉम्बे। यस। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। क्लियर? एक ये हिंट आप रखेंगे ध्यान में, क्या? जो ज्यादा रिएक्टिव वाला है वही लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा, वही एनोड बनेगा, उसकी टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की। ये ध्यान में रख लेना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत काम का इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको। ओके, देन यू हैव 175। क्या बोलता है 175 बॉस? पढ़ो। Ag plus Cu2 plus Br gives AgBr plus Cu। इसमें रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। इसमें रिडक्शन हाफ रिएक्शन आपका क्या है वो पूछ रहा है, बताओ, सोचो। रिडक्शन मतलब लॉस या गेन? पहले ये बताओ। ऑयल रिग तो सबको सिखाया मैंने, ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। अब मुझे रिडक्शन जानना मतलब गेन जानना है। आपको इसमें से कौन से रिएक्शन में गेन दिख रहा है पहले तो ये बता दो। मतलब कोई स्कूल का बच्चा भी बता देगा यार, इसमें एक ही रिएक्शन है जिसमें गेन दिख रहा है, बताओ। ए में बताओ, ए में नॉर्मल एटम इज बिकमिंग आयन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। ए में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ना, आंसर है बी। देखो बी एक ही है जिसमें गेन हुआ इलेक्ट्रॉन, देखो जरा ध्यान से, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कॉपर। ये हुआ क्या? बी में, है ना। बाकी सब जगह देखो इलेक्ट्रॉन कहां है? राइट साइड पे ना, लॉस हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन का यार, तो सब जगह ऑक्सीडेशन, सिर्फ एक ही है, कौन सा? रिडक्शन, एंड दैट इज योर आंसर। इज दैट इजी? इज दैट अंडरस्टूड? बोलो हाँ या ना। अगर नहीं भी समझा तो इस मेन रिएक्शन को ध्यान से देखना। यहां पर आपका जूम कर देता हूं आपके लिए, मेन रिएक्शन को ध्यान से दिख रहा होगा, जूम कर दिया थोड़ा सा।
आपका जो कॉपर है बच्चों वो पॉजिटिव से 0 जा रहा है, +2 से 0 जा रहा है, तो ऑफकोर्स वो रिडक्शन हो रहा है ना उसका, तो कॉपर का जो भी रिएक्शन है वो आपका रिडक्शन रिएक्शन। आई होप ये क्लियर हुआ। यस, बढ़िया। अगला सवाल 180 आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। पीटी, पीटी इज व्हाट? प्लैटिनम, या पीटी वो है जो सावधान विश्राम स्कूल में करते थे, खो खो खेलते थे, वो वाला पीटी बोले तो प्लैटिनम ना। यस, प्लैटिनम। जब आप गैशियस इलेक्ट्रोड बना रहे हो तो साथ में आपको क्या रखना पड़ेगा? ऑफ कोर्स प्लैटिनम, यानी कि इनर्ट इलेक्ट्रोड रखना पड़ेगा, ये बात तो ऑब्वियस है। अब वो ये बोल रहा है बस PtO2 OH माइनस, और OH माइनस का रिएक्शन आपको दिया हुआ है और क्या बनने वाला है इसमें, ये अच्छा सवाल है। OH माइनस becomes water plus something plus 2 electrons, that is the question. Forget about the platinum and all, forget about that, just balance the chemical reaction, you will get the answer. देखो करके देख लो, 2OH minus gives H2O liquid plus something plus 2 electrons. ये क्वेश्चन है। Now you have to find that something. क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं पहले ये बताओ। क्वेश्चन में किसी को डिफिकल्टी तो नहीं है? ठीक है। अब सवाल ये है कि भाई मेरे को क्या करना है, सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दूंगा, आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ यहां कितने हाइड्रोजन है? 2। यहां पे कितने? 2, बैलेंस्ड है। यहां कितने ऑक्सीजन है? 2। यहां पे कितना है? 1। और कितने लिखने हैं? 1, हाफ O2 लिख दूं, आंसर आ गया। बोलो यस और नो, है ना। अब सवाल ये है कि ए और बी को ध्यान से देखो, एक में लिखा है हाफ O2, दूसरे में लिखा है हाफ O2 गैस, कौन सा करेक्ट है बेटा? ऑफ कोर्स हाफ O2 गैस बनेगी ना यार, क्या कर रहे हो? O2 का स्टेट तो लिखना पड़ेगा ना यार। जब आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो तो आपको हर एक का क्या दिया हुआ है? देखो यहाँ पे स्टेट दिया है कि नहीं दिया है, फेज दिया है ना, तो आपको हाफ O2 गैस लिखना पड़ेगा, यानी कि आंसर है बॉम्बे। सही है। जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है या आपकी NaCl एक्वस की स्प्लिटिंग होती है तो ये वाला रिएक्शन आपको देखने मिलता है इलेक्ट्रोलाइसिस में। समझा क्या? ऑक्सीजन गेट्स रिलीज्ड एट द एनोड। आई होप दैट इज क्लियर। चलो 185 का क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे। मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूं बच्चों, ज्यादा स्लो भी तो नहीं जा रहा हूं ना? ज्यादा फास्ट या ज्यादा स्लो जा रहा हूं तो बता देना। चलो 185, द मेटल प्लैटिनम इन SHE इज, अरे क्या मजाक, इजी क्वेश्चन है यार। इनर्ट मेटल या इनर्ट इलेक्ट्रोड, कंफ्यूजन है क्या कि क्लियर है आपके दिमाग में? 185 ए या डी? इनर्ट इलेक्ट्रोड, ऑफ कोर्स इनर्ट मेटल है वो तो ठीक है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है यहां पे? व्हाट इज SHE बाय द वे? शी इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शी इज वेरी ब्यूटिफुल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसका वोल्टेज कितना होता है बच्चों? आर्बिट्रेरली टेकन एज व्हाट वैल्यू? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या इसका जो वोल्टेज है दैट इज टेकन एज 0 वोल्ट्स। ये आर्बिट्रेरली 0 डिक्लेयर कर दिया गया और इसी के हिसाब से हम लोग मेजर करते हैं बाकी सब इलेक्ट्रोड्स के वोल्टेज को। ये इंपॉर्टेंट है। और इसको हाँ खास करके एक और पॉइंट इसके बारे में लिख लेना बॉस, ये आता है हर बार। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप और किस नाम से, तो किस तरह का इलेक्ट्रोड है ये? इट्स कॉल्ड द, पता है ना, ये नाम सुना है सबने, इट्स कॉल्ड प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्यों? क्योंकि इसको रेफरेंस मान के बाकी सारे एलिमेंट्स का, बाकी सारे मटेरियल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है। मतलब ये हमारा प्राइमरी रेफरेंस है, इसके कंपैरिजन में किया जाता है। समझा क्या? एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताते जा रहा हूं, नोट करते जाना, दूसरे क्वेश्चंस में काम आएंगे, बाद में थैंक यू बोलोगे। समझे क्या? ये डायरेक्ट आता है। ओके 189 क्वेश्चन देखना। कल्लूमल दिख रहा है? हाँ, कैलोमेल। कैलोमेल क्या होता है पहले ये बताओ। 189 पहले बताओ, कैलोमेल क्या होता है? मेजॉरिटी बच्चों को कैलोमेल क्या है ये नाम का मतलब ही नहीं पता, रट्टा मारते हो। कैलोमेल का नाम सुना है कभी? हाँ, कल्लूमल कोयले वाला सुना है कि नहीं? वो अनिल कपूर की पिक्चर थी ना, उसमें था ना विलन।
189, ठीक है। कैलोमेल के बारे में याद कर लेना, ठीक है। एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है मर्क्यूरी का, जिसका नाम है बेसिकली Hg2Cl2। क्या नाम है? Hg2Cl2, मर्क्यूरस क्लोराइड। Hg2Cl2 तो सुना होगा सबने, मर्क्यूरस क्लोराइड। इसी का दूसरा नाम है कैलोमेल, समझे क्या? इसका दूसरा नाम क्या है? कैलोमेल। तो आप बोलोगे सर क्यों इतना पका रहे हो कैलोमेल के बारे में? इंपॉर्टेंट है बॉस, क्योंकि कैलोमेल जो है आपका, ये आपका सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है बच्चों। क्या ये? इसके पहले इसकी छोटी बहन हमने पढ़ी ना, शी, जो प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड थी, था, जो भी है, ठीक है। अब क्या है? कैलोमेल क्या है बच्चों? सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये याद कर लेना। तो प्राइमरी रेफरेंस कोई पूछेगा तो बोलोगे SHE, और सेकेंडरी रेफरेंस कोई पूछेगा तो बोलोगे कैलोमेल इलेक्ट्रोड। व्हाट इज कैलोमेल कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? मर्क्यूरस क्लोराइड ही कैलोमेल है। गंगाधरी शक्तिमान है ना, पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, तो ठीक उसी तरह मर्क्यूरस क्लोराइड ही कैलोमेल है, समझे? अच्छा, इसका वोल्टेज कितना है बच्चों? E ऑफ कैलोमेल कितना होता है? ये भी याद कर लेना। E ऑफ कैलोमेल होता है 0.242 वोल्ट। कितना? 0.242 वोल्ट। देखो, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के आपको वोल्टेजेस पता होने चाहिए। अब सवाल क्या बोल रहा है जरा ये बताओ। सवाल ये बोल रहा है बॉस कि कैलोमेल इलेक्ट्रोड जो है, इसकी रिवर्सिबिलिटी, इसका जब आप रिवर्सिबिलिटी वाला रिएक्शन लिखते हो तो क्या मिलता है आपको? तो आंसर है यहां पर ऑफ कोर्स डी, दैट इज क्लोराइड आयॉन्स मिलते हैं, Cl माइनस आयॉन्स। मैं पूरे इसके बारे में डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, बिकॉज कैलोमेल आपके थियरी के सिलेबस में उतना है नहीं, और काफी उन्होंने डिलीटेड में निकाल दिया। हाँ, बेसिक 2-3 चीजें मैंने आपको बता दी कि भाई कैलोमेल होता क्या है, किस काम आता है, सेकेंडरी रेफरेंस के काम आता है, और उसका वोल्टेज क्या है। दैट्स इट। इतना आप याद कर लेना जितना मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाहर का नहीं आएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। और यही आपको 188 में भी दिखेगा। अब आंसर मेरे को बता दोगे क्या आप? 188 में बच्चों, 188 में ना, हाँ। अब आंसर आप मुझे बता सकते हो कि कैलोमेल में क्या क्या आएगा? तो कैलोमेल में बस Hg2Cl2 तो आने ही वाला है, साथ में आपका KCl आता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक साइड पे आपका मर्क्यूरी आएगा, और मर्क्यूरी बिकॉज लिक्विड है तो साथ में क्या रखना पड़ेगा आपको? प्लैटिनम का इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो कैलोमेल इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन इन सब में से कौन सा एक्यूरेट वाला है? ए में गलती क्या है बताएंगे? ए में, ऑप्शन ए में गलती बता सकते हैं, मर्क्यूरी सॉलिड दिया है, गलत है, ठीक है ना। बी में गलती क्या है? हाइड्रोजन लिक्विड दिया है, वो भी गलत है। सी में क्या है? KCl, Hg2Cl2 अपना, और Hg लिक्विड, ये सही है। यस, 188 का आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ये तो डायरेक्ट है, इसमें वैसे कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और डी में गलती क्या है? KCl का पोजीशन उल्टा है, पोटेशियम हैज टू बी आउटसाइड एंड स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हैज टू बी इन द मिडिल, दैट इज द रूल, ठीक है। चलो बढ़िया। 190 बताइए बच्चों। NHE का मतलब ही बेसिकली नॉर्मल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अगर SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया और सामने कैलोमेल रख दिया, SHE रखा और सामने क्या रखा? कैलोमेल रख दिया, तो इनमें से कौन सा रिएक्शन होने वाला है? ये सवाल है। सवाल समझ में आया? आपने कैलोमेल और SHE रख के, दोनों रख के सेल बनाया, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि कैलोमेल पे कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। इन शॉर्ट वो इनडायरेक्टली आपको ये पूछ रहा है कि कैलोमेल सॉल्ट जो है ना आपका, जो मर्क्यूरस क्लोराइड, वो एनोड बनेगा या कैथोड बनेगा, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा या डोनेट करेगा, वो ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है आपको। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर हम कैसे जज करें, हम रट्टा मार के जाएं? मैंने रट्टा मारने को आज तक कभी कोई चीज नहीं बोली। मैंने क्या बोला था आपको थोड़ी देर पहले, याद करना। मैंने ये कहा था कि भैया आपको अगर ये पता है कि कौन मोर रिएक्टिव है, वो एनोड बनेगा, ये हिंट दिया था मैंने। तो अगर आप ये जान पाओ कि मर्क्यूरी और हाइड्रोजन में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, किसकी टेंडेंसी है ज्यादा ऑक्सीडेशन अंडरगो करने की, तो आप इजीली जज कर लोगे कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड बनेगा। बोलो हाँ या ना? सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? है ना? तो अगर आपको ये रिलेटिव पोजीशन पता है तो आपके लिए बहुत आसान है। तो मैं आपको रिलेटिव पोजीशन बता देता हूं, आप तुरंत आंसर बता दोगे। सही है ना? देखो, हाइड्रोजन जो है उसको तो 0 मान लिया था, SHE को क्या मान लिया था? 0 वोल्ट, है ना।
कुछ मेटल उससे बेहतर ऑक्सीडेशन दिखा रहे हैं और कुछ मेटल्स उससे खराब वाले। अब हाइड्रोजन से खराब ऑक्सीडेशन दिखाने वाले 5 मेटल हमारे पास, 5 ऐसे मेटल हैं जो हाइड्रोजन से भी खराब ऑक्सीडेशन दिखाते हैं। यानी कि जब हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो मेटल कैथोड बनेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि बाउंसर जा रही है? ध्यान से सुनना, मेरे कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, मेरी बात को सुनना ध्यान से। मुझे आप लोग सिंपल सिंपल बातों का जवाब देते जाओ। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की कि गेन करने की? बचपन से क्या पढ़ रहे हो? मेटल की टेंडेंसी क्या है बताओ? इलेक्ट्रॉन लूज करने की कि गेन करने की? तो आप बोलोगे ऑब्वियसली सर लूज करने की, मेटल है वो, उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। मतलब मेटल ऑक्सीडेशन अंडरगो करना चाहता है, बोलो हाँ या ना? यस, मेटल चाहता है कि मैं ऑक्सीडेशन, मतलब हर मेटल चाहता है कि मैं एनोड बनूं, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन जैसे मैंने पॉइंट बताया, आपकी बात ये सारी बातें जो आपको पढ़ाई गई है सही है, मेटल की टेंडेंसी होती है ऑक्सीडेशन की, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, एनोड बनने की। बट 5 ऐसे गए गुजरे मेटल है जो हाइड्रोजन से भी खराब है, उनकी टेंडेंसी है क्या ऑक्सीडेशन करने की? नहीं, उनकी टेंडेंसी है रिडक्शन, यानी कि वो चाहते हैं मैं रिड्यूस हो जाऊं। क्लियर हुआ अभी ये जो मैंने सेंटेंस बोला? अब मैं आपको उन 5 मेटल्स के नाम बताता हूं। उन 5 मेटल्स के नाम हैं ये, इजीली याद रहेंगे, ये ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान में रखना। क्या ट्रिक रखेंगे आप ध्यान में? हाइड्रोजन से भी नीचे, हाइड्रोजन से भी खराब 5 मेटल्स कौन से बच्चों? कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड। याद रहेगा? अब मुझे बताओ, मर्क्यूरी हाइड्रोजन से खराब है, हाँ या ना? ये प्रूव हुआ। तो कैथोड बनेगा या एनोड बनेगा, ये बता दो। कैथोड बनेगा, सही बोल रहा हूं? और कैथोड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कि लूज करेगा? रिडक्शन हो रहा है ना भाई कैथोड पे, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि लॉस करेगा बॉस? गेन करेगा। अब आंसर बता दो, एक ही ऑप्शन है जिसमें वो गेन कर रहा है। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। एकदम इजी, समझ में आया कि नहीं आया बोलो? पक्का? सिंप्लीफाई किया मैंने, क्या बोला मैंने कि आपको अगर देखो, अगर समझो मैं ऐसे बोलता, एक और एग्जांपल देता हूं, एकदम क्लैरिटी, लाइफ में एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। अगर मैं तुमको बोलता कि चलो सोडियम है और हाइड्रोजन है, तो क्या बोलते तुम? कौन एनोड बनेगा सोडियम और हाइड्रोजन के बीच में? आप बोलते सर सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, वो एनोड बनेगा। समझ गए ना? अगर मैं बोलता जिंक और हाइड्रोजन है, तो आप क्या बोलते? कौन एनोड बनेगा? आप बोलोगे सर जिंक बनेगा। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि हाइड्रोजन और गोल्ड रखा है, कौन बनेगा एनोड? हाइड्रोजन बनेगा, क्योंकि गोल्ड इससे पीछे है। समझ गए ना अभी पॉइंट को? मैंने ये एग्जांपल तुम लोगों को बहुत बार दिया है कि जैसे तुमको चाहिए कि भाई धोनी बैटिंग कर रहा है और सामने रविंद्र जडेजा है, तो तुमको चाहिए धोनी स्ट्राइक पे रहे, बेटर बैट्समैन है भाई, है कि नहीं? लेकिन धोनी और आजकल कोहली तो खराब ही है, चलो ठीक है, बट धोनी और कोहली अगर बैटिंग करे तो तुम बोले हाँ नहीं यार कोहली थोड़ा और बेटर है, चलो बैटिंग के मामले में तो कोहली को स्ट्राइक देते, सही है ना? अब उसमें झगड़ा मत करना कि भाई धोनी और कोहली के बीच में, बट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इट्स ऑल रिलेटिव, इट्स ऑलवेज व्हाट, रिलेटिव बात है ये, है ना? अगला सवाल आपका नर्स्ट इक्वेशन पे है। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं, नर्स्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन गारंटीड आप समझ लो कि आता ही है, ठीक है? आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने जाओ, आपके नर्स्ट इक्वेशन पे सवाल आने वाला है, काफी हद तक ये बात गारंटीड होती है। या तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा या नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर एटलीस्ट की इक्वेशन क्या है ये पूछा जाएगा। नर्स्ट इक्वेशन में आपको ऑलरेडी सिनॉप्सिस में अच्छे से बता चुका हूं, और मैंने प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख के दिया था, याद नहीं है तो रिवाइज कर लो, जो आपको मैंने फॉर्मूला शीट दी उसमें से मैंने क्या बोला है। नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है गधे बच्चों? E of cell is E naught of cell minus 0.0592 by 2 log of product upon reactant। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जो राइट साइड पे वो प्रोडक्ट और जो लेफ्ट साइड पे वो रिएक्टेंट, ये बात से आप सहमत हो? सही है? रिएक्शन का जो राइट साइड पे हुआ प्रोडक्ट और जो लेफ्ट साइड पे हुआ रिएक्टेंट है। और मेरे को सॉलिड फॉर्म कंसीडर करने का है कि नहीं करने का, ये भी मैंने क्लियर किया था कि सिर्फ एक्वस और गैसेस क्या कंसीडर करना है, ओनली एक्वस एंड गैसेस। मतलब मैं प्रोडक्ट में Zn2 प्लस एक्वस ले लूंगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन, और मैं रिएक्टेंट्स में क्या लूंगा बॉस? Cu2 प्लस एक्वस ले लूंगा। समझे क्या? मैं बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत से एकदम अच्छे से लिख रहा हूं,
आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है, आप सिर्फ देखो, मार्क करो और आगे बढ़ो वाला हिसाब है, ठीक है ना। चलो आंसर बता दो क्या आएगा। ऑप्शन ए बी सी डी को ध्यान से देखो। अच्छा आप बोलोगे सर सब जगह तो पॉजिटिव साइन दिया है, सब जगह पॉजिटिव साइन दिया, आप तो नेगेटिव लिख रहे हो। तो भैया लॉग की प्रॉपर्टी क्या है मुझे बताओ। लॉग ऑफ m बाय n इज नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ n बाय m। उल्टा करने पे नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है, राइट। तो अगर मैं इन दोनों को उल्टा कर दूं तो क्या आप कन्विंस हो जाओगे कि ये नेगेटिव का पॉजिटिव होने वाला है? बोलो हाँ या ना। तो आंसर क्या आएगा बोल दो अभी। तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी कि ऑप्शन सी विल बिकम योर करेक्ट आंसर। मतलब इससे ज्यादा इजी तो मैं तरीके से नहीं समझा सकता यार, है कि नहीं? सही है, समझ में आ गया होगा एकदम बढ़िया तरीके से। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 200, डबल सेंचुरी। चलो फटाफट, ठीक है। क्या बोलता है? द पोटेंशियल ऑफ कैलोमेल इजी क्वेश्चन। पोटेंशियल ऑफ कैलोमेल इलेक्ट्रोड डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? अच्छा ये आपको नहीं पता होगा, ये सीख लो। कैलोमेल इलेक्ट्रोड जो है ना, अच्छा इसमें KCl भी था और Hg2Cl2 भी था, बरोबर ना? हमने देखा ना क्वेश्चन 188 में। और इसकी जो पोटेंशियल है वो डिपेंड करती है ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द KCl सॉल्यूशन। किसके ऊपर डिपेंड करती है? कैसे? उसके अंदर आप सैचुरेटेड KCl डालते हो एक्चुअली। क्या डालते हो? सैचुरेटेड KCl। तो मैंने जो वैल्यू लिखवाई थी ना बच्चों 0.242, वो ये अज्यूम करके लिखी हुई है हमने कि भाई आपने KCl की मैक्सिमम मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन वगैरह ली हुई है। अब उसमें ना अलग अलग टाइप्स आते हैं, 0.1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन, है ना, 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन, 0.5 मोलार, ऐसे अलग अलग टाइप की कॉन्सेंट्रेशन के आपके पास वेरिएंट्स बनते हैं कैलोमेल के। बट हमेशा जो पोटेंशियल है वो किस पर डिपेंड करिए? KCl पे डिपेंड करिए। किस पे डिपेंड करिए? KCl पे डिपेंड करिए, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा कि सर जब डिपेंड ही KCl पे कर रही है तो नाम कैलोमेल क्यों दिया हुआ है? ये भी सवाल आएगा ना। आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये सवाल कि सर आपने सेल का नाम रख दिया, इलेक्ट्रोड का नाम रख दिया कैलोमेल, यानी कि बी ऑप्शन जो है ना Hg2Cl2 उसके नाम पे रखा है, और आप बोलते हो पोटेंशियल डिपेंड करी किस पे? KCl पे डिपेंड करिए। तो भैया जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है उसके हिसाब से नाम दिया जाता है, बट जरूरी नहीं है कि जो नाम दिया है वही सॉल्ट मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो। क्या ये बात भेजे में जा रही है क्या? समझे? जैसे वांडा, अभी कौन सी पिक्चर आई वो तुम्हारी डॉक्टर स्ट्रेंज वाली, क्या नाम है यार उसका, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, है ना, उसमें मेन रोल डॉक्टर स्ट्रेंज का है ही नहीं, वांडा का है कि नहीं? तो नाम डॉक्टर स्ट्रेंज है और रोल किसी और का है, ऐसा हो गया ना। तो यहां पर वैसा है कि भाई नाम कैलोमेल है बट डिपेंड किस पे कर रही है? KCl पे डिपेंड कर रही है। समझ गए क्या? बढ़िया। अब 205 देखो, 205 क्या बोलता है? इन नॉन्स्ट इक्वेशन 0.0592, ये तो मैंने करवा दिया, सिनॉप्सिस में ही करवा दिया था। 0.0591 या 0.0592 ये वैल्यू कहां से कैलकुलेट की हमने बताओ? 2.303 RT/NF ये हमने लिया था, और इसको पूरा का पूरा कैलकुलेट करके आपको बताया कि 0.0591 ये वैल्यू आती। ये तो याद है ना? अगर याद नहीं है तो आपको हर एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके भी बता दूं क्या? बताओ चलो, याद नहीं है तो R की वैल्यू बताओ कितनी होती है? 8.314 होती है बच्चों। टेम्परेचर मैंने 298 केल्विन मान लिया था। फैराडे की वैल्यू तो आपको पता ही है क्या? 96,500। तो मुझे n को रखना है कि नहीं रखना है? तो 2.303 RT/F। तो क्या आंसर आएगा बताओ 205 का? क्या आएगा? बी, 2.303 RT/F। ये सब फिक्स्ड वैल्यूज थी, इनको अगर आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.0591। समझ गए क्या? यस। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो ऊपर ये देख लेना, यहां पर देखो ये n तो एज इट इज है ना, इसके अलावा n की वैल्यू है, मतलब कि n को इंक्लूड नहीं करना है। ऑप्शन ए, सी और डी तीनों में n को इंक्लूड किया तो तीनों रॉन्ग है। समझ गए? बस आंसर आ गया, इजी।
फिक्स वैल्यूज लेनी थी। समझ गए ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बढ़िया। 210 210 क्या बोलता है देखो, इन अ वोल्टाइक सेल बोले तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एट 298 केल्विन इफ द एक्टिविटी ऑफ बोथ द इलेक्ट्रोलाइट्स इज यूनिटी देन अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन। ओके बढ़िया। दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स, अच्छा बताओ दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या क्या बोल रहा है वो इनडायरेक्टली आपको? दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स बोले तो क्या बोल रहा है इनडायरेक्टली वो आपको? क्या वो ऐसा बोल रहा है कि दोनों इलेक्ट्रोड के जो सॉल्यूशन है, दो अलग अलग इलेक्ट्रोड होते हैं ना, जैसे जिंक इन जिंक सॉल्यूशन, कॉपर इन कॉपर सॉल्यूशन, डैनियल सेल में यही बताया मैंने आपको, बताया कि नहीं? तो अगर दोनों इलेक्ट्रोलाइट इक्वल हो गए तो क्या ये जो वैल्यू थी, याद करो ये जो वैल्यू थी आपकी, क्या लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स, क्या ये 1 हो जाएगी? सॉरी हाँ, log 1 हो जाएगी, मतलब 1/1 यानी log 1, और log 1 कितना होता है? log 1 कितना होता है? 0। तो मुझे बताओ E ऑफ सेल बिकम्स E नॉट ऑफ सेल माइनस वॉट एवर समथिंग 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 इंटू 0, तो -0 ही हो जाएगा ना यार। तो E ऑफ सेल इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल हो जाएगा क्या? तो आंसर क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन ए। समझ गए? इजी है। किस पे से जज करना था आपको? दो इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी यूनिटी है, ये आप समझना, ये आपको घुमाने के लिए एक्टिविटी मतलब भाई इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होके जो कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड कर रहा है वही उसी को उसकी एक्टिविटी कहा जाता है। समझे कि नहीं समझे? इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है? डिसोसिएट होके तुमको कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड करना, आयॉन्स प्रोवाइड करना, यही उसका काम है ना। तो उसकी एक्टिविटी मान ली गई 1। समझ गए क्या? बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए बच्चों, 215 क्या बोलता है? EMF of the cell cannot be measured accurately by a voltmeter। वोल्टमीटर और वोल्टामीटर में फर्क सिखाया था। वोल्टमीटर एक डिवाइस है जिससे आप वोल्टेज मेजर करते हो। वोल्टामीटर वाज द अदर नेम फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। टेंशन, इसको कंफ्यूज नहीं करना। अच्छा, वो क्या बोलता है? वोल्टमीटर से आप EMF ऑफ सेल को मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भैया? सोचो, फिजिक्स में आप सबने वोल्टमीटर यूज तो जरूर किया होगा, किया है क्या? किया है आप सबने? नहीं किया। अच्छा, वोल्टमीटर आप कहां यूज करते हो फिजिक्स में? जब आप वो करंट का सर्किट वर्किट, क्या बोलते हो, किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन्स ब्रिज, ये सब बनाते हो, एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे कॉलेज में शायद, बोर्ड एग्जाम्स के जस्ट पहले, तो वहां पर आप वोल्टमीटर रखते हो ना मेजरमेंट करने के लिए। कई कॉलेजेस में वो छोटा सा एक बल्ब देते कि भाई ये जला कि नहीं जला, सर्किट कंप्लीट हुआ कि नहीं, वो देखने के लिए, और फिर उसके बाजू में एक छोटा एम मीटर, मिली एम मीटर और मिली वोल्ट मीटर लगाते हैं, है ना। लेकिन वो चीज आप इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज नहीं कर सकते। वो आपको पूछ रहा है क्यों, वो आपको ये पूछ रहा है क्यों। तो जरा लॉजिकली आप सोचना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऐसा क्या डिफरेंस है जो आप फिजिक्स में वोल्ट मीटर यूज कर सकते हो, यहां नहीं कर सकते? ऐसा क्या आपको लगता है लॉजिकली रीजन होगा? क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में? रिएक्शंस हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अच्छा, रिएक्शन हो रहे हैं तो उसकी जो वोल्टेज की रीडिंग है वो फिक्स रहेगी कि वो धीरे धीरे बदलती रहेगी? ये बताओ। जब रिएक्शन होता रहेगा, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज होती रहेगी, तो जो पोटेंशियल है सेल का, जो ईएमएफ है, वो स्टेडी रहेगा कि बदलते रहेगा? क्या लगता है? मेरा सवाल समझ में आया आप लोगों को? मैंने क्या बोला? जब मटेरियल, जो केमिकल्स हैं, उनकी क्वांटिटी बदलेगी, उनकी कॉन्सेंट्रेशन बदलेगी, तो सेल का पोटेंशियल स्टेडी रहेगा कि बदल जाएगा? क्या लगता है? ऑफ कोर्स चेंज होगा, सीधी बात है यार। तो नहीं तो नर्स्ट इक्वेशन की जरूरत क्या थी, है ना। एंड बिकॉज ये कंटिन्यूसली चेंज होगा, तो वोल्टमीटर पे स्टेडी रीडिंग मिलेगी कि कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी? ऑब्वियसली चेंज होती रहेगी। इसलिए आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। देखो, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन कीप्स चेंजिंग ड्यूरिंग द मेजरमेंट, तो आपको एक फिक्स रीडिंग, कभी भी एक्यूरेट रीडिंग, फिक्स रीडिंग नहीं मिल सकती। समझ गए क्या? यस। काफी सिंपल और लॉजिकल क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत लॉजिकल है, और न्यूमेरिकल तो एकदम मजाक इजी है, आपको पता ही है। फॉर्मूला है, सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज, आंसर आ जाते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सबसे इजी न्यूमेरिकल होते हैं पूरी दुनिया के। चलो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 केल्विन फॉर द रिएक्शंस आर गिवन। अब आपको ध्यान से देख लो जरा, आपको 4 ऐसे मटेरियल्स हैं। कौन से 4 मटेरियल है पहले अपनी स्क्रीन पे देख लो ध्यान से। जिंक है,
क्रोमियम है, हाइड्रोजन है और आयरन है। दिख रहा है बच्चों? जिंक, क्रोमियम, हाइड्रोजन और आयरन, है ना। चारों की आपको क्या दी हुई है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दिख रही है सबको राइट साइड पे? बोलो हाँ या ना। -76, -74, मतलब 0.76, 0.74, 0। हाइड्रोजन की तो 0 होती पता ही है, और आयरन की +7.77 दिख रही है। और सवाल उसने आपको बड़ा ही आसान सा पूछा हुआ है, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ये चारों की वैल्यू देख के आपको सिर्फ बता देना है कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, बताओ। और अगेन ये सवाल को आप 5 स्टार मार्क करना। क्यों? क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके सीईटी लेवल पे और जेईई मेंस लेवल पे सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस है। ये मैं आपको अभी राइटिंग में दे सकता हूं, आप पेपर दे के आना और गारंटीड मुझे आके बताना कि सर हाँ आपने बोला था और ये टाइप का क्वेश्चन एक्चुअली आया। ये मैं आपको पक्की बात बता रहा हूं, आप बाद में याद करोगे। ये टाइप का क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं, ये गारंटीड आने वाला है। और ये आंसर आपको 2 सेकंड में आना चाहिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। किस बेसिस पे आप जज करेंगे बताइए? कॉमन सेंस ये है कि आपको 4 वैल्यूज दी, आपको वैल्यूज के बेसिस पे जज करना। इतना तो आपको हिंट आ गया होगा बच्चों, बोलो हाँ या ना। Nobody expects you to रट्टा मारो the entire electrochemical series. I mean, if you know it, it's great. But क्या आप बेसिक नॉलेज लगा के आप ये बता सकते हैं कौन रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है? हाँ, आपको मैं एक हिंट देता हूं, उससे एक ट्रिक बताता हूं, उससे आप आंसर 2 सेकंड में दे सकते हैं। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने बच्चों? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मोस्ट नेगेटिव वैल्यू जिसकी होगी। अच्छा, जब लिखा, अच्छा यहां पर क्या बोला है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोला है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। उसको मैं ऐसे लिख दूं तो क्या आपको मेक सेंस करेगा? SRP, समझ गए क्या? SRP मतलब समझे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या ये डिफॉल्ट है? हाँ, जब आपको E0 लिखा हुआ मिलेगा ना, तो आप समझ जाना रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है। तो जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ SRP है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसे याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे गधे बच्चों? रिपीट करो सब लोग। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ SRP इक्वल टू, और मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ SRP बोले तो, अरे बोलो, अगर मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगा तो क्या होगा गधों? तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आंसर बता दो, देखो 2 सेकंड में आंसर आ गया। क्या आया आंसर बोलो? 4 ऑप्शन दिए, चारों की वैल्यू दी, आंसर बता दो। क्रोमियम, आयरन, जिंक या हाइड्रोजन। कैसा था क्वेश्चन? नंबर कौन सा था ये? इजी। किसकी सबसे नेगेटिव वैल्यू दी हुई है? सबसे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू किसकी है? ये जो मैंने नोट में लिखा, बस इतना याद कर लेना, आप सारे आंसर सॉल्व कर पाओगे। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, इसमें से बताओ बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? अभी बेस्ट रिड्यूसिंग तो जिंक हो गया, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कौन है बच्चों? आयरन, Fe है ना, Fe है ना, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि नहीं? तो आगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और आपके जो इसमें क्या बोलते हैं एग्जाम में भी आने के बहुत ही हाई चांसेस हैं, ठीक है ना। चलो 225 देखो। EMF ऑफ द सेल डज नॉट डिपेंड ऑन, एक बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। EMF ऑफ द सेल किस पे डिपेंड नहीं करता है यार, बताओ? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ऑफ कोर्स। जब तक टेम्परेचर अच्छा खासा होगा तो डिसोसिएशन ज्यादा होगा, ज्यादा आयॉन्स बनेंगे, ये सही है, ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, उस पर रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें। दूसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, हाँ इलेक्ट्रोड कैसा है, मैंने अभी तो बताया ना, ज्यादा रिएक्टिव है कि कम रिएक्टिव है, उस पर भी डिपेंड करता है, ऑफ कोर्स। आयॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, हाँ, बट स्पेसिफिकली एनायॉन पे डिपेंड करता है क्या? ऐसा अकेले एनायॉन पे नहीं, ऑफ कोर्स। तो ये तो बहुत ही स्टूपिड सा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं, ठीक है, फालतू क्वेश्चन। चलो अगला सवाल, ये बताओ, चलो। द हाफ सेल ऑफ द रिएक्शन ऑफ द सेल यूज्ड इन हियरिंग एड्स, वो जो कान में मशीन होती है ना सुनने के लिए जो लगाते हैं, हियरिंग एड्स, उसमें जैसे घड़ी आपकी वॉच की छोटी सी बैटरी नहीं होती, वो सेल होता है वॉच का, वैसे उसमें भी सेल होता है छोटा सा। तो उसके अंदर ये वाला रिएक्शन होता है, कौन सा? एक जिंक है और एक सिल्वर ऑक्साइड है, दिख रहा है आपको, एक जिंक है और एक सिल्वर ऑक्साइड। मुझे ये बताना जिंक क्या है यहाँ पर? जिंक में ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? क्या दिख रहा है?
लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है? लॉस, तो जिंक एनोड है, लॉस बोले तो एनोड है ना, और सिल्वर ऑक्साइड क्या है? कैथोड है। तो ये समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, मैंने आपको फॉर्मूला शीट में क्या लिखवा है, फॉर्मूला क्या लिखवा है? सेल का पोटेंशियल अगर मुझे कैलकुलेट करना है, ई ऑफ सेल, फॉर्मूला क्या था याद करो? ई कैथोड माइनस ई एनोड, है ना। ये तो हमने बोर्ड्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज किया, बोर्ड्स के थियरी में भी। ई कैथोड माइनस ई एनोड, वन ऑफ द मोस्ट सिंपल फॉर्मूले इन दिस एंटायर चैप्टर। और यहां पर कैथोड एनोड कौन है आपने पहचान लिया, बताओ क्या आंसर होगा? प्रिंटिंग एरर, डेफिनेटली यस, दिस हैज टू बी माइनस 0.76, जिंक हैज टू बी माइनस। इनफैक्ट इसके पहले हमने वो जो क्वेश्चन किया मोस्ट नेगेटिव वाला, उसमें जिंक की वैल्यू दी है ना -0.76, तो पता ही आपको। तो मुझे बताओ क्या आंसर आएगा? 0.34 माइनस ऑफ -0.76, बरोबर ना। तो आंसर आएगा 1.1 वोल्ट। है ऐसा ऑप्शन? यस, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। यस, सिंपल इनफ टू सॉल्व। चलो 235, विच मेटल विल डिसॉल्व इन द गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेड बाय दिस पर्टिकुलर रिएक्शन? बहुत इजी क्वेश्चन। आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है और उसमें बोला है कौन सा मेटल डिसॉल्व हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, कौन सा मेटल डिसॉल्व होता है, कौन सा गल जाता है, एनोड या कैथोड? एनोड गल जाता है या कैथोड गल जाता है बच्चों? गल जाना मतलब समझते हो ना, डिसॉल्व हो जाना, है ना। अच्छा, इसमें लेफ्ट साइड पे कौन लिखा है, कॉपर या सिल्वर? बताओ, लेफ्ट साइड पे कॉपर लिखा है, तो कॉपर एनोड होगा, तो कॉपर एनोड होगा। और कॉपर ही डिसॉल्व भी होने वाला है कि दोनों होने वाले? सिर्फ कॉपर डिसॉल्व होगा ना, सीधी बात है, जो एनोड है वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? ऑफ कोर्स ऑप्शन ए। कैसे डिसॉल्व होगा? कॉपर सॉलिड will get dissolved in the solution in the form of aqueous ions plus 2 electrons. Yeah. One oxidize. Simple. Yes? ये मैंने पिछली बार वही फिर से रिपीट कर देता हूं, स्टील और स्पून का एग्जांपल लेके ये सेम चीज सिखाई थी, याद होगी। इसका आंसर आप बता दो। मैंने अभी हिंट दिया था थोड़ी देर पहले, इसके क्वेश्चन में मैंने कहा था ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको गारंटीड आएगा आपके एग्जाम में। 240, अगेन इसको भी स्टार मार्क करना। आंसर सिर्फ वैल्यूज देख के 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए। जो सबसे नेगेटिव वैल्यू है, एसआरपी दिया है ना, एसआरपी दिया है कि नहीं बच्चों? सबसे नेगेटिव वैल्यू बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, सबसे पॉजिटिव वैल्यू है वो बेस्ट ऑक्सीजन। अब आप बोलोगे सर चारों नेगेटिव है, तो लीस्ट नेगेटिव कोई तो होगी कि नहीं? बताओ कौन सी आंसर? लीस्ट नेगेटिव Mg, तो वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ कि नहीं? आंसर आ गया, खत्म। कितना इजी, कितना टाइम लगा तुमको? 2 सेकंड, गारंटीड आंसर आ गया ना, टेंशन ही नहीं लेना है। समझ गए कि नहीं? अब ये क्वेश्चन सीईटी लेवल पे है या जेई लेवल पे है या कोई भी लेवल पे है, तुम इजीली क्रैक कर पाओगे। सबसे नेगेटिव वैल्यू बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे लीस्ट नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आंख बंद करो, मार्क करो, खत्म। समझ गए? इससे आसान तो नहीं हो सकता। चलो, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन बाय जिंक कोटिंग इज कॉल्ड। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्कूल में पढ़ा होगा सबने। जिंक की कोटिंग की है लोहे के ऊपर, आयरन के ऊपर, टू प्रिवेंट द कोरोजन। उसको लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग जिंक की कोटिंग करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? दैट्स द डेफिनेशन ऑफ गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, अगर नहीं याद है तो ये लिख के रखना। गैल्वेनाइजेशन मींस जिंक कोटिंग ऑन आयरन। समझे क्या? एक टिनिंग भी होता है जहां पे टिन की कोटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, बट गैल्वेनाइजेशन ज्यादातर किया जाता है आयरन के सब्सटेंसेस के ऊपर जिंक की कोटिंग दे दी जाती है। 247 सिमिलर क्वेश्चन है, बताओ। 247 सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है क्या? ई नॉट की वैल्यूज दी है ना, 3-4 अलग अलग वैल्यू दी है। कौन किसको रिड्यूस करेगा, कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, इजीली जज कर सकते हो, है कि नहीं? सिमिलर क्वेश्चन आपको, देखो मैंने आपको कहा ये टाइप का ही क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा आता है बॉस। सबसे ज्यादा यही टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको 3-4 अलग अलग वैल्यू दी होगी और आपको जज करना पड़ेगा कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। आप ये खुद से एक बार ट्राई करके देखना, बहुत आसान लगेंगे अभी ये क्वेश्चन, ठीक है। 250 बताओ, 250 बहुत बढ़िया, 250 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा।
5 स्टार करना है इस सवाल को। क्वेश्चन को सुनो समझो क्या बोलता है। क्वेश्चन दिख रहा है ना स्क्रीन पे। 4 colorless salts are kept in separate test tubes and a strip of copper is placed in each. Which solution finally turns blue? Zinc nitrate, cadmium nitrate, sodium nitrate, silver nitrate. वो बोल रहा है कि भाई ये 4 सॉल्ट हैं, कौन से? जिंक, कैडमियम, सोडियम और सिल्वर के नाइट्रेट सॉल्ट्स ये नॉर्मली कलरलेस होते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? नॉर्मली ये चारों सॉल्ट कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। तुमने सब में एक एक पीस कॉपर वायर का डाल दिया, कॉपर की स्ट्रिप एक एक पीस सब में डाल दी, किसमें ब्लू कलर दिखेगा? तो सबसे पहले तो ये जानने कि भाई ब्लू कलर क्यों आने वाला है, ये बताओ। ब्लू कलर क्यों आने वाला है? अजम्पशन क्या है? वो डिस्प्लेस करेगा, कॉपर जो है वो गिवन मेटल को डिस्प्लेस करेगा, ये सही है। और कॉपर नाइट्रेट बनाएगा, और कॉपर के सॉल्ट तो ब्लू कलर के होते हैं, या तो अपन बचपन से पढ़ रहे बच्चों, है कि नहीं? कॉपर सल्फेट पीकॉक ब्लू कलर का होता है, कॉपर नाइट्रेट ब्लू कलर का होता है, मालूम है अपने को, है कि नहीं? डी ब्लॉक में पढ़ा हमने ये। तो ब्लू कलर किसकी वजह से आएगा, पहले ये नोट कर लो। ब्लू कलर ड्यू टू कॉपर नाइट्रेट फॉर्मेशन। अब मुझे ये बताइए आप लोग कि कॉपर में किसको डिस्प्लेस करने की औकात है? कॉपर की एबिलिटी, मतलब औकात मतलब कॉपर की एबिलिटी, इनमें से किसको डिस्प्लेस करनी की? क्या वो जिंक को कर सकता है? नहीं। कैडमियम को कर सकता है? नहीं। सोडियम को कर सकता है? बिल्कुल नहीं। सिल्वर को कर सकता है क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहां पर एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, याद करो, ये रहा। कॉपर सिल्वर के पहले आता है ना, आया कि नहीं आया? देखो, अगर आप ये ट्रिक याद रखोगे तो आंसर 2 सेकंड में आ गया आपको। कॉपर जो है वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर लेगा, बाकी को डिस्प्लेस नहीं करेगा। एकदम बढ़िया आंसर। क्या आएगा आंसर, बोलो? आंसर आएगा ऑप्शन दिल्ली, यानी कि डी। एकदम बढ़िया। क्यों? क्योंकि कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। सही है। ऐसा है, सिल्वर डिपॉजिट होगा, सिल्वर मेटल फ्री हो गया तो अच्छा है। आप बोलोगे अच्छी बात है ना सर, मैं टेस्ट ट्यूब खाली करके सिल्वर चोरी कर लूंगा, महंगा आता है, ठीक है। बट रियलिटी ये कि आपको सिर्फ इतना जानना है यहाँ पे कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। क्या ये समझ में आया? बहुत बढ़िया। हाँ, ओके, देन यू हैव ये। कम ऑन यार, कितना इजी क्वेश्चन, बता दो। चलो 255 बता दो, चलो फटाफट सबके सब। मैंने अभी ये बहुत बार बता दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है? जो सबसे नेगेटिव होता है। तुमको 1 2 3 4 5 6 दिए, बाप रे, हाँ 6 दिए। जो सबसे नेगेटिव होगा वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जो सबसे पॉजिटिव होगा वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तुमको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, गड़बड़ नहीं करना। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर मतलब सबसे खराब रिड्यूसिंग एजेंट से सबसे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट तक जाना है। ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं, आंसर बताओ। ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सबसे बड़ा पॉजिटिव तुमको कौन दिख रहा है इसमें, बताओ जल्दी बच्चों। अच्छा, सबसे इनका सबका बाप कौन है? सबसे हाईएस्ट नेगेटिव कौन दिख रहा है? -3 कौन है? लिथियम, है ना। फिर लिथियम से थोड़ा कम कौन है? -0.76 जिंक। फिर उससे थोड़ा कम कौन है? -0.44 आयन। फिर उससे थोड़ा कम कौन है? -0.14 टिन। दिख रहा है क्या? फिर बाकी नेगेटिव सारे खत्म हो गए, फिर पॉजिटिव में आ जाओ। फिर क्या है? कॉपर, और फिर क्या है? सिल्वर। सिल्वर 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 है ना, आया ना। कौन है? ये वाला ऑप्शन सी, सिल्वर, कॉपर, टिन, आयन, जिंक, लिथियम। कितना सेकंड लगा तुमको? इज्जत से 6 दिए थे तुमको, 6 सेकंड भी नहीं लगे होंगे आंसर देने में। सही है कि नहीं? समझ में आ गया? कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? सॉल्व हो रहे आंसर आपसे? चलो बढ़िया। और यही स्पीड से आपको सॉल्व करना है एग्जाम में, और इसी एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना है बॉस। प्रैक्टिस करो, सब सॉल्व होगा। चलो 260 देखो क्या बोलता है। Which of the following नहीं, on the electrolysis of aqueous solution of sodium sulfate, सोडियम सल्फेट। अच्छा, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बता दो। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? 260
है ना 260। बताओ सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4, सही लिख रहा हूं गलत लिख रहा हूं? Na2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन का आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, तो कैथोड पे क्या मिलेगा ये जज करने को बोला है। कल ये कि बॉस यहां पर जब डिसोसिएशन होगा तो एक सोडियम हो गया एक सल्फेट, मतलब 2 सोडियम हो गया एक सल्फेट हो गया, लेकिन साथ साथ में बिकॉज एक्वस सॉल्यूशन दिया, नोट करना, तो क्या पानी का भी स्प्लिटिंग होगा? एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी का स्प्लिटिंग होगा कि नहीं होगा? बोलोगे हाँ होगा बॉस, है ना। अब आपके लिए इजी हो गया। अब मुझे बताओ पॉजिटिव आयन कितने हैं आपके पास? ऑप्शन सोडियम भी है हाइड्रोजन भी है। नेगेटिव आयन के ऑप्शन क्या है? सल्फेट भी है और OH भी है। समझ में आ रहा है कि माउंसर जा रहा है मैं जो बोल रहा हूं? पॉजिटिव के 2 हो गए, नेगेटिव के 2 हो गए। अब जो पॉजिटिव आयन है, कैटायन है, वो कैथोड के पास ज्यादा चाहता है। अब सोडियम और हाइड्रोजन में झगड़ा होगा, लेकिन आपके दिमाग में क्लैरिटी है ऑलरेडी मैंने दे दी है। सोडियम और हाइड्रोजन में जब झगड़ा हो रहा है कि कैथोड के पास मैं जाऊंगा, नहीं मैं जाऊंगा, ऐसे दोनों झगड़ा कर रहे हैं, तो कौन जाएगा कैथोड के पास, सोडियम या हाइड्रोजन? कौन ज्यादा रिएक्टिव है? सोडियम। तो उसको तो एनोड बनने की टेंडेंसी है कि नहीं? जो ज्यादा रिएक्टिव उसको तो मन करता है मैं एनोड बनूं, है कि नहीं? तो सोडियम और हाइड्रोजन में कैथोड कौन बनेगा बताओ? कैटायन के कैथोड, क्वेश्चन पढ़ो, कैथोड के पास जाना है ना, तो कौन जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा। तो क्या रिलीज होगा? H2। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंशियल माइग्रेशन ऑफ आयन। क्या बोलते हैं? ये जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बता रहा हूं नॉलेज के लिए। क्या बोलते हैं? प्रेफरेंशियल, मतलब कि सोडियम और हाइड्रोजन में से मैं क्या प्रेफर करूंगा कि कैथोड की तरफ कौन जाए? जो लेस रिएक्टिव वाला है वो जाए। समझे क्या? व्हेन आई से लेस रिएक्टिव मींस व्हाट, समझ गए ना? कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल थोड़ी अच्छी है, बेटर है, मतलब 0 है ना, और सोडियम की नेगेटिव में। समझ गए ना? बढ़िया। During discharge in case of lead storage. Now, lead storage battery technically is deleted completely from your syllabus. Lead storage battery पे क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है? इस बार के एग्जाम में वो लोग ने completely क्या बोलते हैं, लेड स्टोरेज बैटरीज को आपके इसमें से निकाल दिया है। बट फिर भी 1-2 क्वेश्चन जो एकदम बेसिक वाले हैं वो तो आपको आने ही चाहिए। दिस मोर ऑफ लाइक जनरल नॉलेज। लेड स्टोरेज बैटरी कहाँ यूज होती है? आपके कार, स्कूटर, बाइक, उसमें यूज होती है ना, राइट? वो जो एक्साइड की बैटरी आती है, बाइक में लगाते हैं या कार में लगाते हैं, राइट? और मुझे बताओ उसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो विद टाइम उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है कि सेम रहती है? आप में से जितने लोगों ने कभी बाइक चलाई होगी, कार चलाई होगी, तो पता होगा कि बैटरी थोड़े टाइम के बाद उतर जाती है ना। तो ऑफकोर्स ये तो कॉमन सेंस वाला आंसर है ये, मतलब साइंस वाला छोड़ो, कॉमर्स वाला भी आंसर दे देगा। क्या आएगा आंसर? बॉम्बे, यानी कि डिक्रीज, बिकॉज क्वांटिटी कम हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, तो डेंसिटी भी कम हो जाती है। सही है ना? आइडियल डेंसिटी इसकी 4.22 मोलार, मतलब कॉन्सेंट्रेशन 4.22 मोलार होनी चाहिए। डेंसिटी समवेयर अराउंड 1.9 ग्राम पर सीसी के आसपास होती है नॉर्मली, ठीक है? और ऑब्वियसली जैसे जैसे आप बैटरी को यूज करते हो वो धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है? ये तो बहुत कॉमन सेंस वाला मतलब क्वेश्चन था बस। 270 पे आ जाओ, 270 पे आ जाओ। अगर एक्सटर्नल ईएमएफ, क्वेश्चन को पढ़ो, 270 के क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर आपको मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी डैनियल सेल के बारे में एक क्वेश्चन करा दिया जिससे आपको हिंट मिल जाएगा इसका आंसर का। अगर एक्सटर्नल ईएमएफ ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल होगा तो रिएक्शन विल बी रिवर्स, रिमेन सेम, मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऑल आर राइट। डैनियल सेल का काम क्या है पहले ये बताना। डैनियल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक है, इलेक्ट्रोकेमिकल है? क्या है डैनियल सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल है। उसका काम है तुमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, लेकिन तुम बाहर से उसको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो, तो इसका रिएक्शन क्या होगा? सेम रहेगा कि रिवर्स हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। मैंने आपको आज का पहला या दूसरा ही क्वेश्चन था जहां पे मैंने कहा था डैनियल सेल इज अ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बोला था कि नहीं? तो आंसर क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन ए डायरेक्ट आंसर है। इसका सॉल्यूशन लिखने का जरूरत भी नहीं है। लिखने का जरूरत है क्या? समझ गए ना? डैनियल सेल का रिएक्शन पूछेगा कोई तो आप क्या बताओगे? जिंक सॉलिड प्लस कॉपर गिव्स जिंक आयंस प्लस कॉपर सॉलिड। सही है? ये रिएक्शन है नॉर्मल डैनियल सेल का।
अगर मैं ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे दूं तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। बस इजी, इतना, ये इतना सॉल्यूशन में इतना भी लिख लिया तो भी बहुत है, ठीक है। दैट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। ओके, लेड अक्यूमुलेटर में क्या होता है, लेड एसिड अक्यूमुलेटर, मैंने अभी कहा ना, लेड एसिड अक्यूमुलेटर बेसिकली कार बैटरी, द लेड बैटरी, ठीक है, लेड एसिड बैटरी भी कहते हैं उसको। उसमें एक्चुअली चारों आंसर रॉन्ग है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने क्या कहा, 4.22 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन आइडियली यूज होना चाहिए। क्लोजेस्ट आंसर इज बॉम्बे 275, दैट इज 3.2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में तो आप अराउंड 3 to 4 मोलार के बीच का जो ऑप्शन होगा उसको मार्क करना, ठीक है ना। डोंट वेस्ट योर टाइम अलॉट विद, ठीक है। फालतू चीज़ों पे टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। इसके ऊपर मतलब आधा घंटा मत रिसर्च करो गूगल करके, इतना ज़्यादा इसके आइंस्टाइन मत बनो। जो पढ़ा रहा हो वो पढ़ो और वो एग्जाम में आने वाला है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो ये भी ये फालतू क्वेश्चन है, ठीक है, 280 को अवॉइड करो। चलो 281, 280 ये सारे अक्यूमुलेटर के क्वेश्चन है, अभी सारे अक्यूमुलेटर के ही हैं। हाँ 283 जो है वो थोड़ा सा फैक्चुअल है, उसको याद कर लेना। अगेन अगर उसका मूड मतलब खराब हुआ एक पेपर सेटर का और आपकी बैंड ही बजानी होगी तो वो पूछ ही लेगा, भले ही डिलीट किया है फिर भी पूछ लेगा, थोड़ा देखने के लिए कि किसने एक्स्ट्रा पढ़ाई की है थोड़ी बहुत, ठीक है। और खास करके जेई में तो पूछ ही सकता है। लेड एसिड अक्यूमुलेटर में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए, क्या लगता है आंसर क्या है? 283 फैक्चुअल है, याद करना पड़ेगा। 10% होगा क्या H2SO4 की, थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। 10% तो बहुत डाइल्यूट हो गया ना, कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। कितना परसेंट? 38%। तो बी और डी में से आंसर होगा। और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है उसकी? स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है अराउंड 1.28, जैसा मैंने बताया एक्चुअली 1.3, हाँ 1.3 के आसपास होती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। 4 मोलार सॉल्यूशन होता है और 1.3 के आसपास उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो 283 का डायरेक्टली आप लर्न कर लेना, कितना? 38% H2SO4। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब तो सब बच्चे समझते हैं, आई होप समझते हो कि नहीं समझते हो? स्पेसिफिक ग्रेविटी बताओ, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। शायद बहुत बच्चों को आज स्पेसिफिक ग्रेविटी पहली बार सीखने मिलेगी। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। स्पेसिफिक ग्रेविटी का वर्ड तो बचपन से सुन रहे हो, उसका मतलब क्या होता है बता दो। सच सच बोलना आता है कि नहीं आता है? नहीं पता तो देख लो। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी कितनी है बोलो? 1 ग्राम पर सीसी, पता है ना ये तो आप बोलोगे सर फिर फर्क क्या हुआ, वैल्यू तो सेम रहने वाली है। हाँ वैल्यू सेम रहेगी, बट आप नोटिस करो ये डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के नो यूनिट्स, कोई यूनिट्स नहीं होते। अब देखो, अब समझा? इसलिए उन्होंने स्पेसिफिक ग्रेविटी में ग्राम पर सीसी लिख के दिया कि सिर्फ नंबर दिए हैं 2.15, 1.28। समझ गए क्या? क्लियर हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखें, 285। एनोड इन ड्राई सेल इज, व्हाट इज ड्राई सेल? व्हाट इज ड्राई सेल? ड्राई सेल इज बेसिकली जिसको आप लोग लेक्लांकीज सेल भी कहते हो। बहुत सारे बच्चों को तो प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आता लेक्लांकीज का, टेक्स्ट बुक में पढ़ते हो लेकिन बोलने नहीं आता। लेक्लांकीज सुना होगा? यस। सिंपल भाषा में बोले तो पेंसिल सेल, जो आपके टीवी के रिमोट वगैरह में लगाते हो, एसी के रिमोट में, टीवी के रिमोट में, छोटा वाला जो एवर रेडी का है ना, वो पेंसिल सेल को बेसिकली आप बोलते हो ड्राई सेल, ठीक है। तो ड्राई सेल में क्या क्या होता है, एनोड और कैथोड बता दो चलो फटाफट, इजी है ये तो। ड्राई सेल में एनोड कैथोड क्या है? देखो 285 और 286 दोनों क्वेश्चन आपको आने चाहिए। इन ड्राई सेल, ठीक है, एनोड इज कॉपर रॉड, सॉरी एनोड इज जिंक कंटेनर आई गेस, हाँ एनोड इज जिंक कंटेनर। कभी वो उसके ऊपर का प्लास्टिक निकाल के देखा है? किया होगा बचपन में सबने। जो पेंसिल सेल होता है उसके ऊपर जो प्लास्टिक रैपिंग होती है रेड कलर की, वो एवर रेडी बैटरी या उसके ऊपर वो निकालेंगे तो अंदर का कलर कैसा होता है? सिल्वरी ग्रे कलर का होता है ना।
हाँ, दैट इज बेसिकली जिंक का कंटेनर, दैट इज जिंक का कंटेनर दैट फंक्शंस एज एनोड एंड द ग्रेफाइट रॉड इन द सेंटर। आपने देखा उसके ऊपर ना एक वो टिचकी होती है ऐसे, जो आपकी पॉजिटिव टर्मिनल को बताती है, और आपके रिमोट के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव लिखा होता है, एक साइड स्प्रिंग लगा होता है जहां पे आप नेगेटिव वाला फ्लैट वाला साइड लगाते हो। जो बोल रहा हूं इमेजिन कर पा रहे हो, है ना? वो जो टिचकी ऊपर निकली होती है ना, वो आपके कैथोड को रिप्रेजेंट कर रही होती है। किसको? कैथोड को। और आपका जो ग्रेफाइट का रॉड है वो बेसिकली आपका कैथोड होता है। समझे क्या? तो आंसर बता दो, 285 का क्या होगा? सी, और 286 का क्या होगा? बॉम्बे, ग्रेफाइट का रॉड। ठीक है, डायग्राम आपने शायद देखा होगा, आपकी टेक्स्ट बुक में बनाया हुआ है। एक ऐसा डायग्राम है जहां पे मैंने कहा ना, एक टिचकी ऐसे निकली हुई है और एक रॉड बीच में, ठीक है, और इसके अंदर एक मॉइस्ट पेस्ट होता है। वो पेस्ट किस चीज़ का है वो पढ़ के आना, ठीक है? अरे पेस्ट लिखा हुआ है अगले ही सवाल में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट होता है, ठीक है ना? बट ये पढ़ लेना, स्टेट टेक्स्ट बुक में से, थियोरेटिकल है, बट उसके क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिशन को जरूर पढ़ लेना, ठीक है बच्चों? चलो 290 देखें। इलेक्ट्रिकल सेल दैट कन्वर्ट्स एनर्जी फ्रॉम कंबशन ऑफ फ्यूल्स डायरेक्टली इनटू नाम से ही पता चल रहा है यार, फ्यूल्स हैं, उसका कंबशन किया और इलेक्ट्रिकल, मतलब क्या तो क्वेश्चन है, ठीक है? ये 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे को पूछ लूंगा तो भी बता देगा। ये देखा था रिसेंटली न्यूज में आया था, हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर, रोडवेज मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, वो आए थे हाइड्रोजन कार में, पार्लियामेंट आए थे, देखा था ना? तो वो बेसिकली हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, वो कार जो है वो फ्यूल सेल पे चलती है, ठीक है? हम लोग उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो उसको आप मतलब वो उन्होंने इंटरव्यू में हाइड्रोजन पावर कार बोला है, बट एक्चुअली वो हाइड्रोजन पे चलती है क्या गाड़ी? नहीं, वो फ्यूल सेल पे चलती है, ठीक है ना? वो बोलने की बात है कि वो हाइड्रोजन पावर्ड कार है। केमिकली रस्टिंग ऑफ आयन इज व्हाट? इंपॉर्टेंट सवाल है, आएगा ये आता है, बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है बॉस, स्टार मार्क करो। रस्ट जो है वो आयन ऑक्साइड है, ये सबको मालूम है, बट आयन ऑक्साइड का कौन सा फॉर्म है? FeO है, Fe2O3 है, Fe3O4 है, और या फिर उसका मॉइस्चर वाला, मतलब कि क्या बोलते हैं, वाटर कंटेंट वाला पार्ट है, कौन सा वाला है इसमें से? रस्ट को हिंदी में क्या बोलते हो आप लोग? जंग लगना, है ना? रस्ट इज Fe2O3.XH2, ठीक है? आयन ऑक्साइड तो है वो, बट कौन सा स्पेसिफिकली? फेरिक या फेरस? ये फेरिक ऑक्साइड है। कौन सा ये? फेरिक है ना? फेरिक ऑक्साइड है, और वो भी along with moisture, X molecules of H2। समझ गए क्या? ध्यान में रखना। ये इलेक्ट्रोलाइट प्लेइंग रोल इन कोरोजन ऑफ आयन इज, ये इजी है। 300 बताओ, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आयन के कोरोजन में रोल प्ले करता है? कंटिन्यूअस मैसेज आता है। हाँ, इनमें से कौन सा वाला इलेक्ट्रोलाइट प्लेज अ रोल इन द कोरोजन ऑफ आयन? इजी क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से चारों ऑप्शन को देखोगे तो स्टूपिड ऑप्शन है, एक ही आंसर ऑब्वियसली आ रहा है, बताओ कितने लोग बी सोच रहे? बॉम्बे सच सच बोलना, कितने लोग ये सोच रहे हैं हाँ सर मॉइस्चर से तो होता है ना रस्टिंग? सही तो लिखा है, इज्जत से बताना, दिल पे हाथ रख के। बी कितने लोग सोच रहे हैं? तो बी आप गलत नहीं सोच रहे हो, आप मॉइस्चर से होता है रस्टिंग, है ठीक है, बट उन्होंने स्पेसिफिकली क्या पूछा है क्वेश्चन में? पढ़ो जरा। इलेक्ट्रोलाइट, क्या मैं वाटर को अकेले को इलेक्ट्रोलाइट मान लूं क्या? पानी अकेले प्योर वाटर इलेक्ट्रोलाइट होता है क्या? नहीं ना। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड कंडक्ट करती क्या इलेक्ट्रिसिटी? नहीं। एग्जैक्टली, लॉजिकली अगर आप देखो तो एक ही पॉसिबल आंसर है बॉस, क्या? कार्बोनिक एसिड। समझ गए? इजी। अगर आपको क्यूरियोसिटी की है कैसे बना, क्यों बना, तो वो समझा देता हूं। आपके पास मॉइस्चर है और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है,
ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, H2CO3। ठीक है, स्कूल में बचपन में एसिड रेन के बारे में पढ़ा था ना, है ना, वैसा ही कुछ है। चलो थोड़े से हायर लेवल क्वेश्चंस करते हैं। हायर लेवल में बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना उसमें। सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं और आने लायक हैं, वो क्वेश्चंस हम लोग फोकस करेंगे। 305 बताओ, ये आंसर फटक से आना चाहिए, बिना टाइम पास किए, बिना सोचे, और ओरली आना चाहिए, विदाउट पेन पेपर। मुझे बताओ हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट क्या है, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। एटॉमिक वेट 1 है, वैलेंसी 1 है, इक्विवेलेंट वेट 1 है। तो 1 फैराडे से 1 ग्राम, तो कितने, 8 ग्राम। 8 फैराडे से कितने आएंगे, 8 फैराडे से 8 ग्राम। कितना आंसर, इजी, सी। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम। सो देयरफॉर 1 फैराडे 1 ग्राम, तो 8 फैराडे 8 ग्राम, इजी। 310, चलो फटाफट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैराडेज कांस्टेंट, क्या मजाक क्वेश्चन है यार। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैराडे कांस्टेंट बताओ। 310, 96,430, दिल्ली, डी। इसको हम लोग राउंड ऑफ करके 311 बताओ। चलो अगेन ओरली बताना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है और पेन पेपर नहीं उठाना है। देखो चलो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ओरली बताओ। CaCl2 दिया है, मतलब कैल्शियम की वैलेंसी 20, एटॉमिक वेट 40, मतलब इक्विवेलेंट वेट 20 बोलो, वैलेंसी 2, इक्विवेलेंट वेट कितना, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी 40/2 कितना, 20, मतलब 1 फैराडे से 20 ग्राम आएगा। सही बोल रहा हूं, आंसर बता दो। 1 फैराडे से 20 ग्राम, मतलब आंसर क्या आया, ए। 1 फैराडे इज 96,500 कूलम। कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड। बोलो हाँ या ना। ये टाइप के क्वेश्चन तो फोड़ लोगे, पक्की बात, टेंशन ही नहीं लेने। बहुत बढ़िया। चलो 315 बताओ, कीवर्ड बताओ, कीवर्ड। 315 क्वेश्चन में कीवर्ड ढूंढ के बताओ मेरे को। सीरीज, बहुत बढ़िया। टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज नहीं रे, सीरीज। हाँ बताओ जल्दी जल्दी। फेरस है, फेरिक है, फेरस और फेरिक। अच्छा बाय द वे, ये सेम क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन सीईटी में आया हुआ है, एज इट इज। फेरस फेरिक बड़ा फेवरेट है उनका। और आपको पता है फेरस और फेरिक क्या होते हैं, बताओ जल्दी। फेरस क्या होता है बच्चों, Fe2+। फेरिक क्या होता है, Fe3+, है ना। तो आंसर तो बी और डी में से ही होगा, क्योंकि वैलेंसी पे डिपेंड करने वाला। अब यहां पर आप लोग गड़बड़ करोगे, यहां पे आप गड़बड़ करोगे। कुछ लोग बॉम्बे बोलेंगे, कुछ लोग दिल्ली बोलेंगे। इज्जत से आप सोच के और समझ के आंसर देना। पहला वाला है, 2 सेल्स है, और ध्यान से देखना, इसमें घाई मत करना। पहले वाले में फेरस है, दूसरे वाले में फेरिक है। पहले में फेरस, दूसरे में फेरिक। सही बोल रहा हूं। तो रेशियो ऑफ वेट, ध्यान से सुनना, W1/W2 विल बी मोलार मास या एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी ऑफ 1 डिवाइड बाय एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी ऑफ सेकेंड। अब मुझे पहले में क्या दिया, फेरस या फेरिक, बोलो जल्दी। पहले में फेरस दिया, मतलब उसकी वैलेंसी 2 और दूसरे में 3। तो ओवरऑल क्या आएगा, एटॉमिक वेट तो कैंसिल ही होने वाला है, तो 3/2 आएगा या 2/3 आएगा। आंसर आएगा 3/2, यानी कि दिल्ली। समझ गए, चेक कर लो कहीं पे किसी की गड़बड़ तो नहीं हुई, क्योंकि इसमें 2/3 लिखने वाले मेरे को बहुत नमूने मिलेंगे, मुझे मालूम है। जो एंड में बोलेंगे सर सब तो आता था, सिली मिस्टेक। अरे सिली मिस्टेक होएगा ना तो ध्यान नहीं दे रहा है, पहले कौन लिखा है बाद में कौन लिखा है देख ले, आंसर आ जाएगा, सिंपल, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। Among the following, oxidation potential is maximum in case of 20 को इग्नोर करो। चलो 325. Which of the following metals when coupled together will give maximum EMF for a voltaic cell? अच्छा सवाल है 325. इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन आपको मैक्सिमम ईएमएफ निकाल के देगा?
अच्छा मुझे बताओ मैक्सिमम ईएमएफ चाहिए तो क्या मैं लॉजिकली एक बात जरूर बोल सकता हूं कि ईएमएफ सीरीज में ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे होने चाहिए, सही बोल रहा हूं? जो सबसे ज्यादा दूर होंगे, जिसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, उनके बीच में सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा और उतना ज्यादा वो मेरे को मैक्सिमम ईएमएफ निकाल के देंगे। क्या ये बात आपको लॉजिकल लग रही है? बोलो हाँ या ना। जैसे कि अगर मैं ईएमएफ सीरीज को देखूं और मैं बोलूं लिथियम सबसे पहला है और फ्लोरीन सबसे लास्ट है, तो मैं लिथियम फ्लोराइड का जब सेल बनाऊंगा ना, लिथियम और फ्लोरीन का, तो वो मुझे सबसे बढ़िया वोल्टेज निकाल के देगा। अब आप समझे कि आपकी ज्यादातर बैटरीज जो है आपके फोन की, कार की, इलेक्ट्रिक स्कूटर की, सब लिथियम से क्यों बनती है, समझ गए ना? क्योंकि वो आपको बेस्ट वोल्टेज निकाल के देगा ना, सीधी बात है। अच्छा, तो यहां पर वो पूछ रहा है ये, तो आपको जानना, आपको क्या इनडायरेक्टली वो ये पूछ रहा है आपसे कि ए बी सी डी चारों ऑप्शन को देखो और देखो जो कॉम्बिनेशन है उस पर सबसे ज्यादा दूर कौन से रखे। क्लियर हुआ? क्वेश्चन समझ में आया? अब इसके लिए एक्चुअली आपको एक बेसिक नॉलेज किसकी होनी चाहिए कि ईएमएफ सीरीज का सीक्वेंस क्या है, उसकी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, है ना? ईएमएफ सीरीज का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब ईएमएफ सीरीज का मैं आपको एक ये आइडिया बता देता हूं। अगर आपको ईएमएफ सीरीज पूरी रटी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आई वुडंट सजेस्ट कि आप इस वक्त उसके ऊपर टाइम वेस्ट करो पूरा का पूरा बैठ के रटने में। ठीक है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं अपनी तरफ से, याद हो जाए तो अच्छा है, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं तो मत करना। ओके, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, नहीं सॉरी आयन, टिन, क्रोमियम, वापस आयन, ये Fe2+, ये Fe3+, ठीक है। फिर आता है हाइड्रोजन, फिर कॉपर, कॉपर के बाद के तो आपको पता ही है, मर्क्यूरी, देन यू हैव सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड और फिर फ्लोरीन। ये मैंने बेसिक दिए हैं, सारे नहीं इंक्लूड किए हैं, ठीक है। अब इसमें आप अगर जज करो कि आपको क्या लगता है कि कौन सा वाला सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे एक दूसरे से और मैक्सिमम आपको डिफरेंस प्रोड्यूस करके देगा, चलो बताओ। सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे ऑब्वियसली आपको क्या दिख रहा है? कैल्शियम और कॉपर, है ना? तो आंसर क्या आएगा? बॉम्बे। अब आप सोचोगे कि सर आपने ये यहाँ पे लिख दिया तो हम बता पा रहे हैं, लेकिन ऐसे कैसे हमको पता चलेगा कि कौन सा सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है? तो मैंने आपको जैसे बताया कि मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, इजीली याद रहेगा। रिमेंबर, लिटिल पॉप कैनेडियन स्टार मेड ऑल जुलूज इन टाउन क्रेजी फॉर हिज कार। सी जो है, Cu, दैट कार इज बेसिकली कॉपर। कॉपर के बाद जो बाकी के 5 है वो तो बता दिए, छापा मेटल्स, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड और लास्ट में आता है फ्लोरीन। सिंपल, ठीक है। इस तरह से अगर याद रहता है ट्रिक से तो ठीक है, नहीं तो ज्यादा इसके ऊपर बॉदर मत करना। इज दैट क्लियर? बढ़िया। देन यू हैव E of copper, E of tin, E of zinc. Predict the spontaneous reaction. Easy है। 3 आपको ये दिए हुए, 3 मेटल्स दिए, कॉपर, टिन और जिंक। सबसे नेगेटिव कौन है बताओ? सबसे नेगेटिव कौन है इन तीनों में से? जिंक है। जिंक सबसे नेगेटिव है, तो जिंक ही एनोड बनेगा। मतलब जिंक को इन दोनों में से किसी के साथ भी पेयर कर दो, कॉपर के साथ या फिर क्या बोलता है अपना टिन, जिंक को कॉपर या टिन दोनों में से किसी के साथ भी पेयरिंग कर दो। सॉरी, आई एम कंटिन्यूसली गेटिंग मैसेजेस, दैट्स व्हाई ये देख रहा हूं मैं यहाँ पे। हाँ, तो कॉपर या टिन के साथ आप जिंक को पेयर कर दो तो जिंक जो है उनको डिस्प्लेस कर लेगा। सही बात है, ये इसका मतलब है ना कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक एनोड बनेगा दोनों के केस में। तो कॉपर के साथ रख दो तो भी रिएक्शन हो जाएगा और टिन के साथ रख दो तो भी रिएक्शन हो जाएगा। तो अच्छा, और टिन को अगर कॉपर के साथ रखोगे तो रिएक्शन होगा क्या? टिन को कॉपर के साथ रखोगे होगा? आप बोलोगे हाँ, क्योंकि टिन और कॉपर में भी टिन ज्यादा नेगेटिव है, ये भी सही है। और जिंक और हाइड्रोजन का क्या? जिंक हाइड्रोजन के कंपैरिजन में भी नेगेटिव है, क्योंकि हाइड्रोजन को आपने अज्यूम किया हुआ है कितना है? 0। ये तो स्टार्टिंग में बता दिया मैंने, SHE में। सही है,
तो मेरे क्वेश्चन का मतलब समझ में आया आपको कि जिंक जो है वो कॉपर को भी डिस्प्लेस करेगा, टिन को भी डिस्प्लेस करेगा और हाइड्रोजन को भी डिस्प्लेस करेगा। ये स्पॉन्टेनियस है, यानी कि ये रिएक्शन अपने आप हो सकते हैं। क्या ये बात से आप सहमत हो? बोलो हाँ या ना। यस। तो अगर आप ऑप्शन ए को देखेंगे तो ये सारे रिएक्शंस आपको वैलिड लग रहे कि नहीं लग रहे? जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर, यस। टिन विल डिस्प्लेस कॉपर, यस। जिंक विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन, यस। तो आंसर आ गया, पहला ही ऑप्शन में आपको आंसर करेक्ट आ गया, दैट इज ऑप्शन ए। स्पॉन्टेनियस बोले तो क्या? जो रिएक्शन अपने आप हो जाए, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, यस। जो ऑटोमेटिकली जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे। क्लियर ना? बहुत बढ़िया। अगर आप बाकी ऑप्शंस देखना चाहते हैं जस्ट फॉर योर सेटिस्फैक्शन, तो आप देखोगे कि कहां पर गलती है, आपको समझ में आएगा। जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, हाँ, लेकिन कॉपर टिन को डिस्प्लेस करेगा क्या बी में? गलत है, तो नहीं होने वाला। ऑप्शन सी में देखो, फिर वो लोग ने गलत दिया है, कॉपर टिन को डिस्प्लेस करा है, भाई नहीं करेगा, औकात ही नहीं उसकी। और ऑप्शन डी में देखो, कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन के पीछे आता है, मतलब बाद में आता है ना? क्लियर हो गई ना बात? बहुत बढ़िया, ठीक है। 336 कहाँ गया? 336 बताओ, चलो इजी क्वेश्चन। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द, ये थोड़ा सा, हाँ, इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डाला हुआ है उन्होंने। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पता है क्या होता है? Kc ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? Kc। वो बोल रहा है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस पर्टिकुलर सेल, दैट इज जिंक एंड कॉपर। ये बेसिकली डैनियल सेल है। बेसिकली क्या है ये? डैनियल सेल है बच्चों, जिंक एंड कॉपर। अब वो पूछ रहा है इसमें आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि Kc का वैल्यू क्या है, बताओ कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन को पढ़ो जरा अच्छे से। क्या जिंक और कॉपर दोनों की आपको कॉन्सेंट्रेशंस दी है, टेम्परेचर दिया हुआ है, दोनों की इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी है ना? तो इससे हम क्या निकाल लेंगे? सबसे पहले हम ई सेल निकाल लेंगे क्या, नर्स्ट इक्वेशन यूज करके? आप बोलोगे हाँ। ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन n log ऑफ Kc। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही तो Kc है, सही है ना? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। मुझे ये बता दो जरा, ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू क्या होगी? क्या आपको ये पता है ये कैथोड है या एनोड है? बोलो हाँ या ना। कॉपर कैथोड है और जिंक एनोड है, आंसर बता दो। ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू क्या होगी? 1.1, ये तो आता है सबको। अच्छा, 0.059 अपॉन 2, क्यों 2 क्यों भाई? क्योंकि कॉपर हो या जिंक को, दोनों दो इलेक्ट्रॉन्स का गेन या लॉस करने वाले। मेरा कैमरा कहाँ गया? बंद हो गया क्या? हाँ अभी आ गया। कॉपर हो या जिंक हो, वो दो इलेक्ट्रॉन का लॉस करने वाले हैं, यानी कि एन की वैल्यू कितनी है इस रिएक्शन में? 2। और जो हमारा नेट सेल रिएक्शन है वो कैसा होता है, वो भी मैंने बताया हुआ है इसके पहले आपको, डैनियल सेल का। बच्चों मैं बहुत सारी चीजें रिपीट करता जा रहा हूं, आई होप आपको बोर नहीं हो रहा है। जिंक सॉलिड प्लस कॉपर aqueous gives zinc aqueous plus copper solid। ये आपको दिया हुआ है 1 मोलर, ये आपको दिया हुआ है 1 मोलर। बताओ इसमें प्रोडक्ट कौन, रिएक्टेंट कौन? प्रोडक्ट इज जिंक, रिएक्टेंट इज कॉपर, है कि नहीं? अच्छा, अब आपको बोल रहा है भाई ई ऑफ सेल आपको ढूंढना है ना? ई नॉट ऑफ सेल, और क्या बोल रहा है वो? एट इक्विलिब्रियम है ना? एट इक्विलिब्रियम है ना? एक मिनट। ऑफ कोर्स अगर मैं इक्विलिब्रियम अज्यूम कर रहा हूं तो मेरे को नॉन इक्वेशन लगाने की जरूरत ही नहीं ना, मैं डायरेक्टली ये अज्यूम कर सकता था। ई ऑफ सेल और ई नॉट ऑफ सेल एक ही बात है। क्यों? क्योंकि एट इक्विलिब्रियम ई नॉट एंड ई ऑफ सेल आर द सेम थिंग। तो ऐसे करने की जरूरत भी नहीं थी, आप डायरेक्टली ऐसे लिख लो। 1.1 इज 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ Kc। अब आप लॉग ऑफ Kc निकाल लोगे? लॉग ऑफ Kc की वैल्यू क्या बताओ?
1.1 इंटू 2 अपॉन 0.059। समझ गए क्या? इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, कैलकुलेट करो। 2.2 अपॉन 0.059, 2.2 अपॉन 0.059 यानी कि 0.06 कर लेता हूं इसको राउंड ऑफ करके, और 6 3 18। देखो इसको अभी स्मार्टली सॉल्व करना है आपने। 6 इंटू 10⁻² कर रहा हूं मैं इसको, समझ रहे हो क्या सब लोग? 0.06 को मैंने क्या कर दिया, 6 इंटू 10⁻² कर दिया, तो ऊपर 100 चला गया 10⁻², तो 220 अपॉन 6, ये रफली आ गया क्या? 6 3 18, 40, 6 6 36, तो 36 पॉइंट समथिंग, 36 पॉइंट समथिंग मतलब 37, चलो मोटा मोटी राउंड ऑफ कर लो तो 37 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये आया आपका लॉग ऑफ केसी का वैल्यू। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए केसी, आपको चाहिए केसी, है ना? तो आंसर आ गया ना, ये 37 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 37 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, समझो 37 पॉइंट एग्जैक्ट करना पड़ेगा क्या, 37.2 समथिंग आ रहा है। चलो ठीक है, 37.2। तो मैं ऐसे बोलूं कि केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब बोलोगे केसी की वैल्यू हो जाएगी एंटी लॉग ऑफ 0.2 इंटू 10⁻37। सही है, ऐसा तरीका होता है एंटी लॉग निकालने का। और 0.2 का एंटी लॉग क्या होता है? 2 का एंटी लॉग 0.3010 होता है। तो 0.2 का 2 से भी कम, 2 से कम एक ही वैल्यू है ना, 1.9। समझ गए क्या? 1.9 इंटू 10⁻37 इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज बॉम्बे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसमें मतलब कि आपको थोड़ा केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डाल के इन्होंने पूछ लिया। काफी सिंपल आंसर है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ, स्मार्टली कैलकुलेशन करने की जरूरत है। यहां पर बच्चे आप लोग गड़बड़ यहां करोगे, यहां गड़बड़ नहीं करनी, स्मार्टली कैलकुलेशन करना, इजीली आंसर आ जाएगा। आई होप ये समझ में आया सबके, बाउंसर नहीं गया किसी को। सिमिलर क्वेश्चन आपको 340 में भी मिलेगा। सिमिलर आपको क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी बहुत बार सॉल्व कर लिया। बताओ जल्दी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जल्दी जल्दी बता दो। आपको ऑप्शंस दिए हैं, आपको ऑप्शंस दिए हैं -0.74, +1.51, +1.33 और +1.636। हाँ, अब आपको जो सबसे पॉजिटिव है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये मैंने बोला हुआ ऑलरेडी। बट यहां ध्यान से देखना जरा, उन्होंने थोड़ा ट्विस्ट किया इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ट्विस्ट किया। क्या ट्विस्ट किया है? अगर आप ए मतलब जो 1 2 3 4 ऐसे दिए हुए ना, उसमें आप क्रोमियम को देखेंगे तो 2 बार आया क्रोमियम। देखो, एक Cr3+ Cr और एक डाइक्रोमेट टू Cr3+। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? क्रोमियम 2 बार आया ना, समझ गए? और क्लोरीन आप देख रहे हो तो सब नहीं, सॉरी, मैंगनीज, आपका मैंगनीज है ना सबसे पॉजिटिव, 1.51। हाँ, वो MnO4 है। वो कौन सा है, मैंगनेट है या परमैंगनेट है? बोलो। MnO4 माइनस साइन, मैंगनेट है कि परमैंगनेट है? वो बोलो जल्दी, मैंगनेट है कि परमैंगनेट? उसकी वैल्यू सबसे पॉजिटिव दी है क्या? यस। अब सवाल मेरा आपसे सिंपल है क्या, कि आंसर जो है सब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वो कौन सा है, सी या डी? परमैंगनेट को मैं मानूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या Mn2+ को मैं मानूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ये सवाल है। सवाल को फिर से शांति से सुनो, ध्यान से सुनो, शुरू से पूछता हूं। क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। पहले आपको मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए आपको पहले तो सबसे पॉजिटिव वैल्यू देखनी। तो आप बोलोगे आंख बंद करके कि सर ये जो परमैंगनेट टू मैंगनीज दिया हुआ है ना Mn2+, ये सबसे पॉजिटिव वैल्यू, ये तो पक्का है। फिर आप ऑप्शंस को देखोगे सी और डी, तो इनमें से किसको मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मानूं? मेरा सवाल समझ में आ गया सबको? अब आंसर बताओ, सी या डी, विच इज योर करेक्ट आंसर? आप इसको जस्टिफाई ऐसे करोगे कि आपके पास जब MnO4 है वो Mn2+ बन रहा है, बरोबर? यही दिया ना?
तो MnO4 में इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो कितना था बताओ, +7 था बच्चों, और ये कितना था, ये +2 था। तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, तो ये रिड्यूस हो रहा है, सही है ना। MnO4 में क्या था, +7 था नंबर, ये बात मानते हो, +7 से +2 गया है ना। तो Mn2+ क्या कर रहा है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा रहा है ना। Mn2+ का इफेक्ट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाना, तो दैट इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया। तो सिंपली इसको कैसे बताना है, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज से एक्सप्लेन करना है। जस्टिफाई आप ऐसे करोगे, ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज से आप जस्टिफाई करो। या और आसान तरीका है जो बहुत अच्छा अभी आपने बोला, क्या ऐसा भी देख सकते थे कि भाई इन दोनों में से राइट साइड पे कौन लिखा है, Mn2+, तो वो कैथोड है, और कैथोड हमेशा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एनोड हमेशा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सीधी बात है, ऐसा डायरेक्ट ऐसा भी बोल सकते थे, ठीक है। गिव्स एनर्जी चेंज ऑफ अ सेल का क्वेश्चन आपको सीईटी लेवल पे जनरली नहीं पूछा जाएगा। हाँ, अगर आप जेई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या हायर लेवल के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हो तो डेफिनेटली पूछा जा सकता है। 342 आप लिख के रख लेना, एक छोटा सा फॉर्मूला है। एक्स्ट्रा आपको अगर पढ़ना है या आप थोड़ा सा अच्छा हायर लेवल क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सीईटी पे कभी पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है, बट इस साल बिकॉज आपके वो रिड्यूस में डाल दिया है इसलिए चांसेस कम है। बस डेल्टा जी ऑफ सेल जो है ना, स्टैंडर्ड डेल्टा जी ऑफ सेल, उसकी वैल्यू होती है -NF E0 ऑफ सेल। क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है बच्चों, -NF E0 ऑफ सेल। ये गिव्स एनर्जी का फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद कर लेना। डेल्टा जी क्या है, गिव्स एनर्जी। ये तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में देख ही लिया, हमको मालूम है ना ये तो सबको। यस, थर्मोडायनेमिक्स के कम से कम 300 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो तो पता ही है। माइनस, अब मुझे बताओ यहाँ पे n की वैल्यू क्या है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। 342 में निकल के 2 हैं और सिल्वर का 1 है, तो ओवरऑल जब बैलेंसिंग करोगे कितने मोल इलेक्ट्रॉन लिखोगे, 2 मोल, तो -2। फैराडे की वैल्यू 96500, और E0 ऑफ सेल कितना दिया बच्चों, 1.049। चलो मल्टीप्लाई करो, आंसर लेके आओ। आंसर आप मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको आएगा -202.5 किलो जूल। अच्छा, बॉम्बे और दिल्ली तो नहीं आ सकता क्योंकि वो प्लस में दिया है, वो ऐसे भी बकवासी है। और आंसर इतना तो कॉमन सेंस लगा ही लोगे बिना कैलकुलेशन की कि भाई बड़ा सा नंबर आने वाला है, तो ऑप्शन ए तो 200 है यार। 200 कहाँ आएगा, 96,000 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो लॉजिक से भी आंसर लिखोगे तो आंसर सी ऑप्शन मार्क करके आ जाओगे। सही है कि नहीं, ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन की ज़्यादा जरूरत नहीं। चलो लास्ट 2-3 क्वेश्चन करेंगे फटाफट, 350 तक कंप्लीट करेंगे, डन। या AI यानी जेई मेंस बेसिकली का क्वेश्चन क्या बोलता है, कंडक्टिविटी का यूनिट जो है सीमेंस, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ वेसल एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वेसल, देन द यूनिट ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज। क्वेश्चन को समझो। कंडक्टिविटी, पहले तो ये बताओ कि कंडक्टिविटी लिखते वक्त जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो क्या है, ये बताओ। जब आप कंडक्टिविटी का इक्वेशन लिख रहे हो, अगेन अच्छा बाय द वे ये केमिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स है बाय द वे। ये आंसर आप लोगों को आना चाहिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर ऑफ फिजिक्स में, वहां पढ़ते हो इसको। वो बोल रहा है बॉस कि कंडक्टिविटी, पहला तुम मान लो कि कंडक्टिविटी को तुम बोल रहे हो के, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना सीखो पहले, क्या पूछ रहा है वो ध्यान से देखो। कंडक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ वेसल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। ये दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, पढ़ो सवाल को। क्या बोल रहा है, कंडक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। हाँ, तो वो बोल रहा है कि अगर तुमको यहां पर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट लाने का है तो के का ये जो स्मॉल के है ना, इसका यूनिट क्या है, अब बता दो आंसर यार, कम ऑन। के इंटू एल अपॉन ए इंटू सी, समझ गए क्या? यस के इंटू एल अपॉन, हाँ बरोबर।
तो आंसर क्या आएगा बोलो? आंसर आएगा सीमेन मीटर पर मोल, है ना? यही आएगा ना? नहीं, सीमेन मीटर नहीं आएगा ना, नीचे मीटर स्क्वायर है, के दैट इज यूनिट इज सीमेन, तो के की जगह पे मैं सीमेन लिख रहा हूँ, एल की जगह पे मैं मीटर लिख रहा हूँ, एरिया की जगह पे मीटर स्क्वायर, और कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे, ओ अच्छा हाँ, कॉन्सेंट्रेशन आपका मोलैरिटी के टर्म्स में रहेगा ना, तो मोल पर मीटर क्यूब हो जाएगा ये, सही है? तो ये मीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा ना, इस तरह, समझ गए? मोलैरिटी के टर्म्स में ना, ऑफ कोर्स। तो ये हो जाएगा सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल, सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन बॉम्बे यानी बी। कितने लोग ए बोल रहे थे? गलत था, क्योंकि आपका ये मत भूलना कि कॉन्सेंट्रेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट? मोलैरिटी, और मोलैरिटी का जो डिनोमिनेटर वो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम इज मेजर्ड इन व्हाट? मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इसमें मेजर करते हो ना आप। स्टैंडर्ड मैंने मीटर क्यूब ले लिया, वो ऊपर चला गया, तो आंसर आ जाएगा ओवरऑल SM² पर मोल। समझ गए? देखने में बड़ा आसान था, बट ट्रिकी क्वेश्चन है ये थोड़ा, ठीक है। आखिरी सवाल कर लेते हैं आज का, खत्म ये चैप्टर। मोलार कंडक्टिविटीज, हाँ ये कोलरॉश लॉ का डायरेक्ट क्वेश्चन है, AIEEE 2006 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, मतलब मेंस 2006 का क्वेश्चन। क्या बोलता है? पढ़ो। जो आपको मल्टीपल सॉल्ट्स दिए हैं तो कोलरॉश लॉ लगाना, ये तो ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या बोलता है? NaOAC यानी कि सोडियम एसीटेट और HCl 91 और 426 दिया हुआ है, तो एसिटिक एसिड का जो ये है, क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी है, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको एडिशनल कौन सा वैल्यू चाहिए? बताओ। तो मेरे को एसिटिक एसिड कैलकुलेट करना है, यानी कि CH3COOH चाहिए। तो इसके लिए मुझे कौन से दो वैल्यूज की जरूरत है बताइए बच्चों? H+ चाहिए और CH3COO- चाहिए। मुझे क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है? बोलो। CH3COO दिया हुआ है, जिससे मुझे ये मिल जाएगा Na+ और CH3CO-। कोलरॉश लॉ अप्लाई करने तो सबको आता है ना, मैं सिर्फ आयंस को सेपरेट कर रहा हूं और कुछ नहीं। ऑलरेडी मैंने सिनॉप्सिस में भी पढ़ाया हुआ है, अगर याद नहीं तो अगेन जाके सिनॉप्सिस के फॉर्मूले एक बार देख लेना, ठीक है। दूसरा क्या दिया आपको क्वेश्चन में? HCl दिया बच्चों। अब आंसर आ गया क्या सबको? मुझे बताओ, मुझे इसको रखना है आंसर फाइनल आंसर में, मुझे इसको रखना है फाइनल आंसर में, ये रहा। तो मुझे सोडियम कैंसिल करना है और क्लोरीन कैंसिल करना है, तो कौन सा सॉल्ट लेने से मेरा सोडियम और क्लोरीन कैंसिल होगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि NaCl। इजी, सिंपल, लॉजिकल आंसर, बहुत इजी, ठीक है ना। तो हमने सारे टाइप के क्वेश्चंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कवर कर लिए। नाउ देयर आर स्टिल आई थिंक 100 मोर क्वेश्चंस। इनफैक्ट इसमें 400 कितने क्वेश्चन है टोटल इस बुक में? ये वाली मार्वल वाली बुक सबके पास है ना, राइट? 430 क्वेश्चन है, मतलब और 70-80 क्वेश्चन है जिसको आप प्रैक्टिस करने के लिए यूज कर सकते हो। हाँ, मैंने सारे टाइप्स जरूर कवर कर लिए। आप देखोगे अगर इफ आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस कि इतने फैराडे चार्ज पास किया तो ये डिपॉजिट होगा, कितना टाइम है, ये फैराडेस फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर वापस कौन सा कैथोड कौन सा एनोड है, तो कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस होने वाला है, ये रिड्यूसिंग पावर वाला क्वेश्चन मैंने ये कहा कि कौन किसको रिड्यूस कर रहा है, ये बड़ा पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन। तो सारे सेम टाइप के आपके क्वेश्चंस आपको रिपीट डेफिनेटली मिलने वाले हैं। मैंने मेजॉरिटी सारे टाइप्स आपको यहाँ पे सॉल्व कराए। आपका काम क्या है, आज का आज बैठ के इसमें बीच बीच में जितने भी क्वेश्चंस हमने लीव किए वो और जो बाकी के 70-80 क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रैक्टिस करके खत्म करने, इस चैप्टर को पूरा अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है ना। जो भी डाउट्स होंगे वो हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। न्यूमेरिकल वाले जो हैं वो सारे खत्म कर लेते हैं, केमिकल काइनेटिक्स तक कंप्लीट कर लेंगे अपन। ऑलरेडी थर्मो हो गया, सॉल्यूशंस हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स हो जाएगा, खत्म है ना।
उसके बाद हम लोग सीधा ऑर्गेनिक पे जाएंगे, जो ऑर्गेनिक के मेन बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, हेलोजन, अल्कोहल, फिनॉल, अमाइंस, है ना, बायोमोलिक्यूल्स, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सारे फिर ऑर्गेनिक पूरा एक साथ खत्म करेंगे। ठीक है, चलो।